और ये सब तब शुरू हुआ जब रहस्यमयी टावर्स पूरी दुनिया में अचानक प्रकट होने लगे। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ से आए या क्यों दिखाई दिए, लेकिन उनकी क्रीपी नेचर के कारण बाद में उन्हें नाइटमेयर टावर्स का नाम दिया गया। वो समय था जब नाइटमेयर टावर ने रैंडमली लोगों को चुनना शुरू किया, उन्हें टावर वॉकर्स बनने और दुनिया को बचाने का मौका दिया। जिन्होंने टावर की कॉल का जवाब दिया, उन्हें तुरंत अंदर समन कर लिया गया। एक किकस्टार्ट के रूप में उन्हें इंटरफेस सिस्टम द्वारा बैटल गियर सौंपे गए, जिसने उन्हें अननेचुरल स्ट्रेंथ और स्किल्स का उपयोग करने दिया। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा ये था कि ये कोई गेम नहीं था। बाहर रहने वाले लोगों के लिए चीजें जल्दी ही नाइटमेरिश हो गईं। टावर्स ने जल्द ही रियल वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स की लहरें छोड़ दीं, और इस फिनोमिनन को बाद में टावर इम्पैक्ट कहा गया। ह्यूमैनिटी ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन पहले टावर इम्पैक्ट ने दुनिया की लगभग 30% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। टावर के अंदर फंसे टावर वॉकर्स तबाही को सामने आते देखने और अपने लव्ड वंस को मरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन बदलाव लाने के लिए उन सभी ने असेंड करने और उन्हें दी गई पावर्स और स्किल्स की मदद से मॉन्स्टर्स को मारने का फैसला किया। उन्हें लुभाने और रास्ते से भटकाने के लिए टावर ने चालाकी से एक अनूठा अवसर दिया। उन्हें एक ऑब्जेक्ट दिया गया जिसे रिग्रेशन स्टोन के नाम से जाना जाता था। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसने टावर वॉकर्स को टावर इम्पैक्ट होने से पहले के समय में वापस जाने की अनुमति दी। रिग्रेशन के बाद उनकी मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस बरकरार रहेंगे। कुछ ने एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया और इस मौके का फायदा उठाया, जबकि अन्य को स्टोन पर संदेह हुआ। पता चला कि जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, उन्होंने वास्तव में समय में पीछे ट्रैवल नहीं किया। इसके बजाय उन्हें एक अलग टाइमलाइन वाले पैरेलल यूनिवर्स में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो मूल रूप से जो लोग पास्ट में लौटे थे, वे इस करंट वर्ल्ड के लिए कुछ भी ठीक नहीं कर रहे थे। उन्होंने बस इसे अबैंडन कर दिया था। जैसे जैसे वे टावर में असेंड करते रहे, चीजें और खराब होती गईं, खासकर दूसरे टावर इम्पैक्ट के बाद। इसलिए मॉन्स्टर्स के हाथों एक पैथेटिक डेथ मरने के बजाय कई लोगों ने अपनी वर्ल्ड को अबैंडन करने और रिग्रेस करने का फैसला किया। जुआन अपने साथियों के साथ पूरी तरह से डिफीट हो गया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, टावर गार्डियन को मारने में कामयाब रहा। उसका इकलौता दोस्त, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था, उसने भी अपनी आखिरी सांस के साथ इस रियलिटी को अबैंडन करना चुना। अपने दोस्त को ऐसा पिटिफुल चॉइस लेते देख जुआन का दिल टूट गया। लेकिन प्रोटैगोनिस्ट नहीं डगमगाया। वो आगे बढ़ा और आखिरकार 99th फ्लोर पर पहुंच गया, जहां उसे गार्डियन द फ्रॉस्टवर्म वेलिसिस का सामना करना पड़ा। उसे इस मॉन्स्ट्रॉसिटी से लड़ते हुए 99th फ्लोर पर पहुंचे 10 लॉन्ग ईयर्स हो गए हैं। वो जानता है कि अन्य टावर वॉकर्स जो कभी उसके दोस्त थे, उनके द्वारा छोड़े गए इक्विपमेंट के बिना वो बहुत पहले ही मर चुका होता। अभी वो टावर के लोअर लेवल्स में वापस आ गया है, जहां वो जे नाम के एक ब्लैकस्मिथ से मिल रहा है। ब्लैकस्मिथ हैरान है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट वास्तव में उस मॉन्स्टर को फिर से चैलेंज करना चाहता है। उन सभी ब्लैकस्मिथ्स में से जो कभी आपस में रहते थे, जे अब अकेला बचा है। जे दुखी भी है, क्योंकि ओर की डिमांड जो हमेशा लोअर लेवल फ्लोर से आती थी, वो लगभग बुझ गई है। जवान खुद से सोचता है कि इस तरह का परिणाम जल्द या बाद में होना ही था। हालांकि जब जे पूछता है तो वो केवल इतना कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। उसका मन थोड़ी देर के लिए हायरों की ओर भटकता है। वो बूढ़ी औरत जो कल ही गायब हो गई थी, जय और उसे अब तक अटोपोज में आखिरी बचे हुए सपोर्टर्स के रूप में छोड़ गई थी। जवान तब सीधे स्मिथिंग सिखाए जाने के लिए कहता है। अचानक की गई रिक्वेस्ट के कारण स्मिथ बीच स्विंग में ही जम जाता है। एक बार फिर हमारा लड़का 98th फ्लोर पर वापस आ गया है, इस एरोगेंट ड्रैगन को हराने का एक और शॉट ले रहा है। मॉन्स्टर बहादुर टावर वॉकर की सराहना करता है, उसे उस पायनियर के रूप में स्वीकार करता है जो अकेले ही 99th फ्लोर तक पहुंचने में कामयाब रहा। ड्रैगन का एक्सटीरियर भले ही टफ हो, लेकिन हमारे लड़के ने पहले ही इसके हार्डेंड स्केल्स को तोड़ना शुरू कर दिया है। चाहे कितनी भी बार लगे, वो अंतहीन रूप से लौटने के लिए तैयार है जब तक कि मॉन्स्टर आखिरकार गिर न जाए। अपने एक रन के दौरान एक अटेम्प्ट उसे पूरी तरह से क्रश्ड किए जाने के साथ समाप्त होता है, जिससे वो बैटर्ड और ब्रूज्ड हो जाता है। इस पॉइंट पर यहां तक कि महान ड्रैगन भी इस युवक के भीतर जलती हुई रिजॉल्व को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता। जवान एक अनयील्डिंग डिजायर लेकर चलता है, एक सिंगुलर ऑब्सेशन, इस मॉन्स्टर को हराने और अपने दोस्तों के सैक्रिफाइस को वास्तव में मीनिंगफुल बनाने का एक ऑब्सेशन। लेकिन हमारा लड़का बर्फ से मुक्त होने के बाद आगे झपटता है, मॉन्स्टर को गलत साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार। जवान उन अन्य टावर वॉकर्स की तरह भाग्यशाली नहीं था जिन्होंने अपना करियर बहुत पहले शुरू किया था, जिससे उन्हें यूनिक स्किल्स और हिडन क्लासेस प्राप्त करने के अवसर मिले। जवान के नाम पर कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपना सब कुछ एक साधारण लेकिन डेवस्टेटिंग टेक्निक द आर्ट ऑफ पियर्सिंग में झोंक दिया। उसने अपने टारगेट्स को बेरहमी से पियर्स किया, इस मोशन को करोड़ों बार दोहराया। इस रिफाइंड मास्टरी ने उसे कई निकनेम्स भी दिलाए। उसका पियर्सिंग केवल फास्टर, स्ट्रॉन्गर और अधिक प्रिसाइज होता गया, अंततः एक हिडन क्लास स्किल के तुलनीय किसी चीज में इवॉल्व हो गया। और क्योंकि ये एक एक्चुअल स्किल नहीं है,
जवान इसका उपयोग हिडन एबिलिटीज के विपरीत बिना स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम किए अंतहीन रूप से कर सकता है। फिर भी सैकड़ों हजारों जैब्स भी वास्तव में सिग्निफिकेंट डैमेज देने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तभी जवान कुछ नोटिस करता है। मॉन्स्टर की वीकनेस उसके जॉ में है। जैसे ही ड्रैगन एक मैसिव आइसी रोड छोड़ने के लिए अपना मॉ खोलता है, जवान अवसर को पकड़ लेता है। वो भीतर से ऊपर की ओर पियर्स करता है, उसकी एक आंख को ऑब्लिटरेट कर देता है और उसके आधे जॉ को शाटर कर देता है। उस स्ट्राइक में अपना सब कुछ झोंकने के बाद भी मॉन्स्टर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए ये पर्याप्त नहीं था। सीरियस होने का फैसला करते हुए ड्रैगन आसमान में उड़ जाता है और बर्फ की एक रिलेंटलेस बराज छोड़ता है। जवान पहले तो हमलों से बाल बाल बचता है, लेकिन अंततः ओवरवेल्म्ड हो जाता है। ये देखकर ड्रैगन अपनी स्ट्रेंथ के बारे में डींगे मारता है। उसे यकीन है कि एक मामूली टावर वॉकर उसकी क्षमता के जानवर को कभी नीचे नहीं ला सकता। जवाब देने के बजाय मॉन्स्टर अपने विशाल पंजों के नीचे सब कुछ कुचलना शुरू कर देता है, जिससे जवान के पास फिलहाल पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जवान के पास मुश्किल से कोई एचपी बचा है और एक ही स्वाइप उसे खत्म करने के लिए काफी होता। फिर भी वो पहले से कहीं ज्यादा क्यूरियस है। उसे नाइटमेयर स्टोन्स के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है, और ये भी कि वो ड्रैगन वास्तव में क्या जानता है। अपने इच्छित उत्तर पाने के लिए वो मॉन्स्टर से लड़ते हुए आधा दशक बिताता है। 99th फ्लोर का नाइटमेयर हार गया है और विजेता मॉन्स्टर की डेविस्टेटेड बॉडी के ऊपर बैठा है। अब मॉन्स्टर की जान निकलने से पहले जवान नाइटमेयर स्टोन्स के बारे में सच्चाई जानने की मांग करता है। हालांकि ड्रैगन उसे सैटिस्फैक्शन नहीं देता है। वो कहता है कि जवान उनके पीछे के रहस्य को केवल लास्ट फ्लोर तक पहुंचकर ही जान सकता है। उन अंतिम शब्दों के साथ मॉन्स्टर मर जाता है और हमारे लड़के को इनाम के रूप में आइस ड्रैगन स्वॉर्ड मिलती है। फाइनल फ्लोर का दरवाजा ठीक उसके सामने मटीरियलाइज होता है। जवान अपने दिल में बिना किसी डर के आगे बढ़ता है, भले ही वो नहीं जानता कि आगे क्या है। फाइनल फ्लोर में प्रवेश करते हुए जवान को एहसास होता है कि वो एक अजीब जगह पर खड़ा है, जहां उसके चारों ओर रोशनी के अनगिनत पैनल्स तैर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग इमेज दिखा रहा है। वहां से वो आउटसाइड वर्ल्ड और आटोपोस में टावर की कंडीशन को देखता है। अचानक कहीं अनदेखी जगह से एक आवाज आती है, ये नोट करते हुए कि हमारा प्रोटैगनिस्ट जल्दी आ गया है, और उसे आश्वस्त करती है कि टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है। वो फिगर एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भेजता है और उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है, जो हमारे हीरो को वर्ल्ड 294 के भीतर गेम के ट्यूटोरियल को पूरी तरह से क्लियर करने वाला पहला व्यक्ति होने के लिए बधाई देता है। रहस्यमयी आवाज देखती है कि हमारा लड़का कितना शॉक्ड हो गया है और उसे चेतावनी देती है कि वो इसे बहुत ज्यादा परेशान न करने दे, वरना उसे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। पानी की एक विशाल लहर जवान से टकराती है और चमकती आंखों वाला एक बीस्ट नजर आता है। वो फिगर नोट करता है कि जवान कितनी जल्दी रिकवर हो गया है, उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से। वो डगमगाता नहीं है और मांग करता है कि वो बीइंग कौन है। वो फिगर जवाब में केवल हंसता है, स्वीकार करते हुए कि वो बहुत एक्साइटेड हो गया और अपना इंट्रोडक्शन देना ही पूरी तरह भूल गया। यह जवान को बताता है कि उसे इतिहास में पहली बार अकेले 100th फ्लोर पर पहुंचने पर गर्व होना चाहिए। बीस्ट ट्रेन अपनी उंगलियां चटकाता है और जवान की जर्नी के दृश्य सामने आने लगते हैं। हमारा लड़का उन इमेजेस को खुलते हुए देखता है, उस पल से शुरू करते हुए जब सियोल उसकी पार्टी में शामिल होती है। वो सियो और यूं जवान को अपने पास खड़ा देखता है, क्योंकि वे तीनों एक साथ हंसते हैं, अपना परिचय देते हैं और एक ट्रू टीम के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। फिर कुछ डार्क मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जहां सियो की बॉडी जमीन पर घायल पड़ी है और जवान कांपती आवाज में बार बार उसका नाम पुकारते हुए अपने घुटनों के बल गिर जाता है। बिल्कुल शुरुआत से वापस जाने और फिर से शुरू करने का एक मौका, केवल इस बार हर मेमोरी को बिल्कुल वैसा ही रखते हुए जैसा वो है। बीस्ट ट्रेन की मुस्कान चौड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारे प्रोटैगनिस्ट को और स्पष्ट रूप से एहसास होता है कि ये बिल्कुल भी रास्ते का अंत नहीं है। लेकिन उसके सामने चमक रहा प्रॉम्प्ट कोई गिफ्ट भी नहीं है। ये एक ट्रैप के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर वो टावर चढ़ेगा तो वो दुनिया को बचा सकता है। वो उस सिस्टम विंडो को याद करता है जिसने उसे चोजन टावर वॉकर के रूप में नामित किया था। ह्यूमैनिटी को बचाना ही उनकी एकमात्र आशा थी। जवान तुरंत ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, दृढ़ रिजॉल्व के साथ घोषणा करते हुए कि वो कभी भी पास्ट में नहीं लौटेगा। बीस्ट ट्रेन उसके रिफ्यूजल का मजाक उड़ाता है, ये दावा करते हुए कि कोई भी उस चीज से नहीं चिपका रह सकता जो पहले ही जा चुकी है, क्योंकि टावर और ग्रेट लैंड दोनों में रिग्रेशन असंभव है। स्टोन ऑफ रिग्रेशन का नाम हमारे लड़के के विचारों में कौंधता है, लेकिन डीमन तुरंत भ्रम को तोड़ देता है, ये समझाते हुए कि तथाकथित रिग्रेशन स्टोन कभी वो नहीं था जो लोग मानते थे। सच तो ये है कि ये नाइटमेयर स्टोन है, एक कर्स जेम जो इसे छूने वाले किसी भी व्यक्ति को एक ड्रीम डीमन द्वारा बुने गए एंडलेस ड्रीम्स में खींच लेता है। एक ऐसा साइकिल जो कभी वास्तव में फिर से शुरू हुए बिना दोहराता रहता है। जरा भी हिचकिचाहट के बिना जवान नो दबाता है, दृढ़ता से घोषणा करते हुए कि उसने पहले ही टावर की असली सच्चाई को उजागर कर दिया है। टावर खुद सिर्फ एक और सपना है। बीस्ट ट्रेन सोचता है कि क्या वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है,
ये दावा करते हुए कि उसे ये सच उसी पल से पता होना चाहिए था जब उसे एहसास हुआ कि टावर केवल एक सपना था, और फिर खुलासा करता है कि टावर का इम्पैक्ट रियल भी नहीं है। जवान पूछता है कि उसका क्या मतलब है, और बीस्ट ट्रेन एक विजन दिखाकर जवाब देता है जो बाहर सभी को जीवित और सुरक्षित दिखाता है। वो आगे समझाता है कि उसके जैसे जीव क्लस्टर्स में रहते हैं, ये बताते हुए कि ये सब हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए, और विजन को दूसरे दृश्य पर फ्लिप कर देता है। इस बार ये जवान एक हॉस्पिटल रूम में है, जो एक हॉस्पिटल बेड पर अपनी बेहोश बॉडी को अन्य सभी वॉकर्स के साथ देख रहा है, जबकि बीस्ट ट्रेन समझाता है कि हालांकि उसने टावर के अंदर दशकों बिताए, रियल वर्ल्ड में केवल 1 महीना बीता है। डीमन फिर से डींगे मारना शुरू कर देता है, ये दावा करते हुए कि हमारा हीरो उसे हराने की कभी उम्मीद नहीं कर सकता। उनके अंतर को एक ड्रैगन और एक इंसान के बीच के गैप के समान बताता है। जवान बस अपनी स्वॉर्ड उठाता है और घोषणा करता है कि उसने पहले ही एक ड्रैगन का वध कर दिया है, जिससे बीस्ट ट्रेन गुर्राता है और उसे एरोगेंट कहता है। अगले ही पल दोनों हिंसक रूप से एक दूसरे से टकराते हैं। बाद में जवान एक बिल्डिंग में कदम रखता है, जे को पुकारता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, और उसका मन बीस्ट ट्रेन के साथ अपनी सभी बैटल्स की ओर भटक जाता है। डीमन उसे मारने पर विचार करता है, लेकिन सोल को डैमेज पहुंचाने और हार्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करने का विचार उसे रोक देता है। इसके बजाय वो उसे सावधानी से पालने और बड़ी दौलत कमाने का फैसला करता है, खुद को अपर रैंक्स में बढ़ते हुए और अपने सभी कर्ज चुकाते हुए इमेजिन करता है, खासकर जब से देवताओं ने भी, जो आमतौर पर डीमन से बचते हैं, जवान में रुचि दिखाई है। अचानक जवान उस पर पीछे से हमला करता है, जिससे बीस्ट ट्रेन उसके वास्तविक लक्ष्य के बारे में पूछता है, लेकिन हमारा हीरो बिना 1 सेकंड के लिए रुके अपनी स्वॉर्ड चलाता रहता है। डीमन हमारे प्रोटैगनिस्ट को समझाने की कोशिश करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि मेन गेम में आगे बढ़ने से न केवल उसे बल्कि उससे जुड़े हर व्यक्ति को फायदा होगा। लड़ाई तब तक और भयंकर हो जाती है जब तक कि बीस्ट ट्रेन उसे जमीन पर नहीं पटक देता और फिर से चिल्लाने लगता है। यदि जवान सहमत हो जाए तो उसके पोजेशन में मौजूद हर हिडन स्किल और आइटम देने का ऑफर करता है। हालांकि हमारा लड़का उसे शिकार करने पर अड़ा रहता है, और बीस्ट ट्रेन का पेशेंस खत्म होने के साथ जवान आखिरकार कहता है कि उसके पास एक सवाल है। बाद में बीस्ट ट्रेन समझाना शुरू करता है कि उसका यूनिवर्स एक से अधिक डायमेंशन से बना है, लेकिन जवान ये कहते हुए बीच में ही काट देता है कि वो पहले से ही जानता है, क्योंकि इस तरह की थियोरीज अर्थ पर मौजूद हैं। डीमन फिर भी जारी रखता है, यह बताते हुए कि कैसे ग्रेट लैंड मुख्य डायमेंशन है और कैसे अर्थ सहित अनगिनत छोटे फ्रंटियर वर्ल्ड्स, जिसे वर्ल्ड 294 के रूप में जाना जाता है, इसके चारों ओर हैं। वो समझाता है कि नाइटमेयर टावर इसलिए मौजूद है ताकि वॉकर स्किल्स हासिल कर सकें और सिस्टम के अनुकूल हो सकें, ताकि इन विभिन्न वर्ल्ड्स में ट्रैवल कर सकें, और उसके जैसे डीमन्स गेम्स में वॉकर्स की मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन जब जॉन पूछता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं, तो बीस्ट ट्रेन सवाल को टाल देता है और इसके बजाय जोर से सोचता है कि टावर विशेष रूप से वर्ल्ड 294 पर क्यों दिखाई दिया। वो बताता है कि ये वर्ल्ड केवल संयोग से चुना गया था। हमारा प्रोटैगनिस्ट ढील नहीं देता और उसे फिर से काट देता है, इसे चलाने में डीमन के वास्तविक उद्देश्य को जानने की मांग करता है। बीस्ट ट्रेन यह दावा करके इसे खारिज करने की कोशिश करता है कि वो केवल वॉलंटियरिंग कर रहा है, लेकिन जॉन विश्वास करने से इनकार कर देता है और जोर लगाता है, यह जानना चाहता है कि उसे इससे वास्तव में क्या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। डीमन अलग अलग मोटिव्स के बारे में केवल अस्पष्ट बहाने के साथ जवाब देता है, लेकिन इससे पहले कि बातचीत और आगे बढ़ सके, अचानक बीस्ट ट्रेन के ऊपर मोनाक की ओर से एक रेड मैसेज आता है, जिसमें उसे जवान को न मारने और बातचीत तुरंत खत्म करने का आदेश दिया जाता है। जवान की स्टेटस स्क्रीन सबसे ऊपर तक भरी हुई है, हर स्टैट अपने मैक्सिमम पर है और उसका लेवल पूरी तरह से कैप्ड है। वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, अब कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। वो एक पोशन पीता है और फिर खड़ा हो जाता है। इतनी पावर होने के बावजूद उसके और बीस्ट ट्रेन के बीच का गैप ऐसा है जिसे वो कम नहीं कर पा रहा। अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और उसे एक अजीब सा एहसास होने लगता है। जब वो सामने देखता है तो उसे हवा में चमकते हुए ब्राइट गोल्डन पार्टिकल्स तैरते हुए दिखाई देते हैं। वो उनमें से एक फ्रैगमेंट को पकड़ता है और देखता है कि कभी वे बिल्कुल स्मूथ फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो कभी वे शुगर क्यूब्स की तरह रफ ब्लॉकी पीसेस होते हैं। उसी पल हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि यही ट्रूथ है, वे रॉ पार्टिकल्स जिनसे इस दुनिया का एसेंस बना है। अब बीस्ट ट्रेन के सामने खड़ा होकर जवान ऊंची आवाज में सोचता है कि आखिर एक मोनार्क क्या होता है। वो अंदाजा लगाता है कि ये किसी किंग के लिए महज एक टाइटल है। बीस्ट ट्रेन उसकी इंटरेस्ट को भांप लेता है और समझाता है कि मोनार्क्स इस ग्रेट लैंड पर राज करते हैं और जो कोई भी मेन गेम क्लियर करता है उसे उनमें से किसी एक की रिकमेंडेशन मिलती है। तब हमारा क्यूरियस बॉय पूछता है कि आखिर उस रिकमेंडेशन का मतलब क्या है। बीस्ट ट्रेन जवाब देता है कि उसका पूरा फेट इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस मोनार्क को चुनता है। वो आगे कहता है कि अगर जवान बस उस पर ट्रस्ट करे तो वो ये पक्का करेगा कि वो सबसे अच्छे मोनार्क के अधीन सेवा करे। बीस्ट ट्रेन अपनी ऑनर तक दांव पर लगा देता है और वादा करता है कि अगर हमारा हीरो राजी हो जाए तो वो उसे मेन गेम में गाइड करेगा।
थोड़ा सोचने के बाद स्वॉर्ड्समैन कहता है कि बीस्ट ट्रेन किसी भी और चीज से ज्यादा एक इंश्योरेंस सेल्समैन जैसा लग रहा है। फिर भी जयवान साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक 10 दिनों में वो यह जगह छोड़ देगा। 9 दिन बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट कॉन्सेंट्रेशन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, जबकि बीस्ट ट्रेन अपनी स्क्रीन से उसे देख रहा है और कह रहा है कि वो पूरे दिन से एक ही चीज दोहरा रहा है। वह कहता है कि टाइम करीब आ गया है। उसके विचार कड़वाहट के साथ उन ड्रीम डीमंस की ओर जाते हैं जिन्होंने उसे धोखा देकर ये लो क्वालिटी टावर बेच दिया है। बाद में उसे कड़वी सच्चाई पता चली कि ये और कुछ नहीं बल्कि बिना किसी प्रोडक्शन ईयर के एक फर्स्ट जनरेशन एंटीक था। अगर ये थर्ड जनरेशन टावर होता तो बीस्ट ट्रेन प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाए बिना ही ट्यूटोरियल को फोर्स से खत्म कर सकता था, लेकिन ये आउटडेटेड रेलिक गेम बंद करने के लिए इसके प्रोडक्ट की कंसेंट मांगता है। डीमन का मानना है कि उसका इकलौता अपराध ये था कि वो बेहतर खरीदने के लिए बहुत गरीब था। फिर भी ये काम कर रहा है और कल आने ही वाला है। वो उम्मीद करता है कि आखिरकार सब खत्म हो जाएगा। अगला दिन आता है और सिस्टम मेन गेम के बारे में टिप्स चमकने लगते हैं, जिसमें ट्री ऑफ इल्यूजन और ग्रेट लैंड की बातें होती हैं। तभी गेम मास्टर की ओर से एक और मैसेज आता है जो जयवान को उसकी सारी मेमोरी के साथ वर्ल्ड 294 में वापस भेजने का ऑफर देता है। बीस्ट ट्रेन पूछता है कि क्या उसने डेटा याद कर लिया है और हमारा लड़का पुष्टि करता है कि उसने कर लिया है। तब डीमन उसे जल्दी से एक्सेप्ट बटन दबाने के लिए कहता है, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब जयवान अचानक अपनी स्वॉर्ड चला देता है। बीस्ट ट्रेन शॉक में जम जाता है और जानना चाहता है कि वो क्या कर रहा है। हमारे प्रोटैगनिस्ट की स्वॉर्ड पर पकड़ और मजबूत हो जाती है और वो उससे कहता है कि उसे जवाब पहले से ही पता होना चाहिए क्योंकि वो अब उसका हंट करेगा। जब से जयवान ने उन पार्टिकल्स को देखा है, उसकी पियर्स टेक्निक उसे अनस्टेबल महसूस हो रही है और उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास है। उसे लगता है जैसे उसके अंदर कुछ अवेकेंड हुआ है। प्रेशर बढ़ता है और एक मैसिव क्लॉ हमारे हीरो की ओर बढ़ता है, जिसके जवाब में उसका स्ट्राइक आगे बढ़कर उसे काट देता है। बीस्ट ट्रेन स्वीकार करता है कि उसने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा और अगर ये पहले हुआ होता तो दोनों के लिए चीजें बहुत आसान होती। शरीर से टेंड्रिल्स निकलते हैं और जयवान को कसकर जकड़ लेते हैं। हालांकि हमारा लड़का कहता है कि उसकी अप्रूवल के बिना गेम खत्म नहीं हो सकता। बीस्ट ट्रेन शांति से बताता है कि उसने बहुत पहले ही कंसेंट लेने की उम्मीद छोड़ दी थी और फिर पूछता है कि जयवान को ऐसा क्यों लगता है कि ट्यूटोरियल कभी खत्म नहीं होगा। और बीस्ट ट्रेन को पुकारते हुए कहता है कि वो जानता है कि वह एक ट्रिक्स्टर है जिसकी उम्र 784 साल है और उसने कुल 128 वर्ल्ड्स का दौरा किया है, जहां उसने हर दुनिया की स्पीसीज को कल्टिवेट करने में अपना समय बिताया है। टावर मास्टर स्टन रह जाता है और पूछता है कि जयवान को ये सब कैसे पता चला। बीस्ट ट्रेन पैनिक में पसीना बहाने लगता है और पूछता है कि जयवान आखिर है कौन। हमारा प्रोटैगनिस्ट कॉन्फिडेंटली बताता है कि वो वही प्रोडक्ट है जिसे बीस्ट ट्रेन ने यहां दशकों तक कल्टिवेट किया है। अगले ही पल वो एनर्जी की एक विशाल मात्रा छोड़ता है जिसका लक्ष्य टावर मास्टर को हराना है। जयवान पूरी फोर्स के साथ आगे बढ़ता है और अपनी ब्लेड चलाता है, जिससे वो सीधे बीस्ट ट्रेन पर हमला करता है और उसे पीछे धकेल देता है। फिर दोनों अपनी पूरी फोर्सेस के साथ टकराते हैं। नतीजे के तौर पर हमारा लड़का पीछे की ओर फिसलता है, जबकि बीस्ट ट्रेन का कंधा घायल हो जाता है। ये देखकर डीमन उलझन में पड़ जाता है और तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। इस बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी स्वॉर्ड तैयार करता है, जबकि बीस्ट ट्रेन सोचता है कि क्या वो एक ओवर अडैप्टेड प्लेयर है। हमारा लड़का याद करता है कि जब से वो 100वीं मंजिल पर पहुंचा था वो सोचता था कि क्या वो डीमन उसे मार भी सकता है। रियलिटी खुद टूटने लगी थी। तब डीमन अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म कर देता है ताकि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से जयवान का सामना कर सके और उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर सके। जब बीस्ट ट्रेन स्ट्राइक करता है, लेकिन उसका मानना है कि एक ह्यूमन डीमन को नहीं हरा सकता और वो अनगिनत स्पाइक्स छोड़ता है। वे स्पाइक्स जयवान को लगते हैं और उसका खून बहने लगता है। फिर भी हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी स्वॉर्ड थामे रहता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को हर हाल में स्टैब करने का फैसला करता है। वो बार बार स्टैब करता रहता है और गिनती बढ़ती जाती है जब तक कि वो अंततः 10 बिलियन टाइम्स नहीं पहुंच जाती। आखिरकार जयवान डीमन पर एक शक्तिशाली प्रहार करने में सफल हो जाता है, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी को कुछ एहसास होता है। हालांकि अब बीस्ट ट्रेन के लिए कुछ भी करना बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि हमारा प्रोटैगनिस्ट सफलतापूर्वक उसे हरा देता है और अपनी स्वॉर्ड डीमन की ओर तान देता है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि ह्यूमन्स ट्रेड और सेल की कोई चीज नहीं है। अटूट रिजॉल्व के साथ जयवान घोषणा करता है कि वो टावर को नष्ट कर देगा और अगली मंजिल पर चढ़कर टॉप तक जाएगा। छत टूटने लगती है और वो घोषणा करता है कि वो राक्षसों द्वारा बनाई गई इस दुनिया का अंत देखेगा। एक सिस्टम विंडो उसकी इन्फो के साथ दिखाई देती है जो सिर्फ क्वेश्चन मार्क से भरी है। बीस्ट ट्रेन डेस्परेशन में गिड़गिड़ाता है और उससे ऐसा न करने की भीख मांगता है, ये दावा करते हुए कि अब जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। हालांकि हमारा हीरो सुनने से इनकार कर देता है। उसके दिमाग में उन कार्विंग्स की झलक आती है जो उसे निचली मंजिलों में मिली थी, जिनसे पता चला था कि नाइटमेयर टावर सिर्फ ट्री ऑफ इल्यूजन की चोटी पर मौजूद पहली नाइटमेयर की नकल है। उसे एहसास होता है कि ये संदेश नाइटमेयर टावर के निर्माता मुआग द्वारा छोड़े गए थे।
अब हमारे लड़के को पता चल गया है कि ये जगह सिर्फ एक रूट है, और क्योंकि रूट है तो ब्रांच भी जरूर होगी। इसलिए वो छत को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। तब एक प्रॉम्प्ट दिखाई देता है जिसमें ट्यूटोरियल खत्म होने की घोषणा होती है। हालांकि वो गेम पूरा करने में फेल रहा है। कुछ समय बाद जवान एक नई जगह पर जागता है जो जंगल जैसी है। वो सामने देखता है जहां उसे आखिरकार वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। मैसिव बीस्ट्स घनी पत्तियों के बीच से दहाड़ते हुए निकलते हैं और जवान को घेर लेते हैं। एक उसे मारने के लिए उस पर झपटता है, लेकिन वो अपने शैलो स्टैब से उसे आसानी से खत्म कर देता है। अचानक जमीन हिलने लगती है और एक टावरिंग बीस्ट बाहर आता है। उसे देखते ही हमारा लड़का तुरंत समझ जाता है कि ऐसे किसी जीव के खिलाफ उसका शैलो स्टैब काफी नहीं होगा। अपने नॉर्मल स्टैब का उपयोग करते हुए वो एक ही स्ट्राइक में उस टावरिंग बीस्ट को खत्म कर देता है। बाद में वो उसके सारे हॉर्न्स इकट्ठा कर लेता है। तभी अचानक हवा में एक चीख गूंजती है और पेड़ों से स्ट्रेंज एंट लाइक पीपल दिखाई देते हैं, जिनमें से एक चिल्लाता है और सीधे उसकी ओर इशारा करता है। जवान को लगता है कि वे यहाँ हॉर्न्स के लिए आए हैं, इसलिए वो जवाब पाने की उम्मीद में एक हॉर्न को उनकी ओर बढ़ाता है। इसके बजाय सामने वाला शख्स ब्लेड लेकर हमला करता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत बचते हुए उन्हें चेतावनी देता है कि चिल आउट या वो उन सबको खत्म कर देगा। जब वे हमला करना जारी रखते हैं तो वो उन्हें मार गिराने का फैसला करता है। थोड़े समय बाद वे सभी एंट लाइक पीपल जमीन पर बेहोश पड़े होते हैं। जब हमारा लड़का उनमें से एक के शरीर पर बैठकर उसे बोलने के लिए कह रहा होता है तो वो जीव अपनी ही जीभ काट लेता है, जिससे वह उसे चुपचाप देखता रह जाता है। बाद में जवान उनके सामान की जांच करना शुरू करता है और उसे एक छोटा डायमेंशनल बैकपैक मिलता है, जिसके बारे में सिस्टम बताता है कि इसमें सामान रखने के लिए 70 क्यूबिक फीट की जगह है। वो गौर करता है कि टावर ऑफ नाइटमेयर्स छोड़ने के बाद से सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। तलाशी के दौरान हमारे प्रोटैगनिस्ट को कुछ ऑड कलरफुल स्टोन्स भी मिलते हैं जो वे लोग अपने साथ लाए थे, और पता चलता है कि वे सोल स्टोन्स हैं जो स्पिरिचुअल पावर बढ़ाते हैं, जो उसे संदेह के जरिए पता चलता है। उसके द्वारा मारे गए हर दुश्मन के पास एक था, जिससे उसे हैरानी होती है कि क्या ये लोग जूलर्स थे या कुछ और, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे उस सामान को बैकपैक में भर लेता है। उसके बाद उसकी सॉर्ड अपना मुंह खोलती है और उन सभी मृत शरीरों को खा जाती है। इसी बीच उसे एक पुराना स्क्रोल मिलता है और भले ही वो देखने में खास नहीं लगता, जवान उसे खोलता है तो उसे ट्री ऑफ इमेजरी केओस जैसे शब्द दिखाई देते हैं और उसे याद आता है कि बीस्ट ट्रेन द्वारा भेजी गई फाइल्स में उसे ये जानकारी नहीं मिली थी। कहीं और जमीन हिलती है और फैंग्ड बीस्ट्स बाहर निकलते हैं। हैरानी की बात यह है कि लाल बालों वाली एक लड़की और दूसरे लोग उस केओस से भाग रहे हैं। वो एक वेपन फेंकती है जो राक्षसों को छोड़कर एक लंबे लाल बालों वाले आदमी के घुटने में जा लगता है, जिससे वो लड़खड़ा जाता है, लेकिन वह उसे हंसकर टालने की कोशिश करता है और सोचता है कि उसने ऐसा निशाना कैसे लगाया। इस बार उसे नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके ठीक पीछे एक 2 हॉर्न्ड बीस्ट तेजी से आ रहा है। वो 2 लड़कों की ओर भाग रही है जो उसे रुकने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वो बस आगे भागती रहती है। ऊपर से जवान एक चट्टानी किनारे से ये सब देख रहा है और तुरंत गौर करता है कि उस समूह में लाल बालों वाली महिला के पास सबसे ज्यादा पावर है, लेकिन उनका टीम वर्क पूरी तरह से खराब है, और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये लोग टावर ऑफ नाइटमेयर से पार कैसे पाए। लाल बालों वाला योद्धा आखिरकार अपने चारों ओर आग की लपटों के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पहला लापरवाह वार लगभग उसके साथी को ही लग जाता है। वो पीछे हटता है और उस पर चिल्लाता है, जबकि वो बिना किसी परवाह के बस कंधे उचका देती है। और तभी हमारा लड़का अचानक ऊपर से नीचे कूदता है। जवान अपनी ब्लेड से एक क्लीन स्टैब उस राक्षस की खोपड़ी के पार कर देता है, जिससे खून के फव्वारे छूटने लगते हैं और जानवर गिर जाता है। जब वो खुद को संभालता है तो देखता है कि लाल बालों वाला योद्धा उसे घूर रहा है और सहजता से पूछते हैं कि क्या वो उस शिकार को उन्हें ले जाने देगा। उसका दोस्त हिचकिचाता है, धीरे से कहता है कि शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हॉर्न बहुत कीमती है। वे समझाते हैं कि आमतौर पर 2 हॉर्न्ड बीस्ट को गिराने में 10 लोग लगते हैं। हालांकि हमारा हीरो कुछ नहीं कहता, पर उसे याद आता है कि उसने पहले जो मारा था उसके 5 सींग थे। उसे अंदाजा होता है कि ज्यादा हॉर्न्स वाले जानवर ज्यादा ताकतवर होते हैं। लाल बालों वाली लड़की करीब आती है और ये जानने की मांग करती है कि वो वास्तव में कौन है, ये कहते हुए कि पूरे केओस में कोई भी 2 हॉर्न्ड बीस्ट को एक ही ब्लो में ढेर नहीं कर सकता। वो जवाब के लिए उस पर दबाव डालती है, ये जानना चाहती है कि वो कहाँ से आया है, और जवान उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछता है कि आखिर केओस क्या है। लड़की इस बात पर ठिठक जाती है कि उसे पता ही नहीं कि केओस क्या है। लाल बालों वाला योद्धा सीधे जवान को घूरता है और तुरंत सवालों की बौछार कर देता है। उसका नाम पूछता है, वो यहाँ क्यों है और वह उनसे बात कैसे कर पा रहा है। हालांकि जवान सिर्फ संक्षिप्त जवाब देता है। वे आपस में फुसफुसाते हैं कि आजकल लैंग्वेज बैरियर का सामना करना असामान्य है। इस बीच लाल बालों वाली महिला गौर करती है कि उसकी लड़ाई अजीब थी, क्योंकि उसने कोई वास्तविक स्किल नहीं दिखाया और जानवर को एक ही स्टैब से मार दिया।
उसके बाद वो उस पर अपनी एबिलिटी का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम तुरंत एक मैसेज देता है कि वो फेल रही। उसे पता चलता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर एक नॉन अडैप्टर से ज्यादा नहीं है। ये जानने की मांग करते हुए कि वो कौन है, वो उस पर अपनी पहचान बताने और एक अडैप्टेड प्लेयर के रूप में केओस में यहां होने का कारण बताने के लिए दबाव डालती है। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट केओस शब्द दोहराता है और पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तो वो महिला उस पर मजाक करने का आरोप लगाती है, कहती है कि उसकी बातें बेमानी हैं और पूछती है कि क्या उसे समझने में परेशानी हो रही है, लेकिन जैवान शांति से जवाब देता है कि वो उसे पूरी तरह समझ रहा है। वो फिर अपने ख्यालों में खो जाता है, धरती पर अपने पुराने संबंधों और जुड़ाव को याद करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जैसे ही उसने टावर में कदम रखा, उन सब का मतलब खत्म हो गया। उसने अंदर नए दोस्त बनाए थे, फिर भी ट्यूटोरियल के बाद वे यादें मिटा दी गईं। भले ही वे धरती पर कहीं जिंदा हों, लेकिन उन्हें शायद उसके बारे में या टावर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ याद नहीं होगा। वो लाल बालों वाली लड़की को जवाब देता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वो महिला उसका मजाक उड़ाती है, उससे पूछती है कि क्या वो सोचता है कि वो उसकी एमनीजा वाली बात पर यकीन कर लेगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट तीखेपन से जवाब देता है कि उसने कभी नहीं कहा कि उसे एमनीजा है। वो बहस करती है कि ये एक ही बात है और दबाव डालती रहती है। अचानक उसकी सॉट भनभनाने लगती है और फिर अपना मुंह खोलती है। लाल बालों वाली लड़की तुरंत उसे एक स्पिरिट वेपन के रूप में पहचान लेती है। तलवार उन हथियारों को खाना शुरू कर देती है जो जैवान ने अपने बैकपैक में रखे थे। उसके आसपास के लोग बुदबुदाते हैं कि वो अपनी ब्लेड को इक्विपमेंट खिला रहा है, जबकि वो लड़की दंग रह जाती है, क्योंकि वो सबके सामने अपना स्पिरिट वेपन दिखा रहा है और उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है। वो इस बात से परेशान है कि उसने उस लाल बालों वाले आदमी को खत्म करने के उसके मिशन को बिगाड़ दिया। फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है और वो उसके कान में फुसफुसाते हुए एक प्रपोजल देती है। थोड़े समय बाद हमारे लड़के को उसका नाम पता चलता है, जो मीनो है। उसे उन लोगों के बारे में भी और पता चलता है जिनके साथ वो यात्रा कर रही है। वे लोग रेड फॉक्स क्लैन के हैं। जैवान को तुरंत समझ आ जाता है कि उसका तथाकथित प्रपोजल उसे उस क्लैन को खत्म करने के लिए है, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी है कि वे उसके पीछे भी आएंगे। बाद में रात में लाल बालों वाला आदमी सुझाव देता है कि उन्हें रात के लिए कैंप डालना चाहिए ताकि वे सींगों वाले जानवरों को आकर्षित न करें। बाद में हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी सेकेंड स्टेज ऑफ अवेकनिंग के माध्यम से यह गौर करता है कि गांव ज्यादा दूर नहीं है। रेड फॉक्स क्लैन के लोगों की बातचीत सुनकर उसे समझ आता है कि उनका मानना है कि उसने 2 हॉर्न किल सिर्फ स्पिरिट वेपन की वजह से किया था। वे दावा करते हैं कि ऐसे हथियार केवल अबिस में मिल सकते हैं, जिन्हें ट्री ऑफ इल्यूजन की ब्रांचेस भी कहा जाता है। हालांकि हमारा हीरो जानता है कि वे गलत हैं, क्योंकि उसका हथियार रूट से आया है। हालांकि राक्षस ने उसे बताया था कि टावर के उपकरण बहुत अच्छे नहीं हैं, उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उस चीज को चाहेगा। वैसे भी उसे एहसास हो गया है कि ये जगह कोई ग्रेट रेल्म नहीं है। थोड़े समय बाद दुश्मन हरकत में आने लगते हैं। मिनो हमारे प्रोटैगनिस्ट को चेतावनी देने के लिए बाहर आती है और उसे उन दुश्मनों को खत्म करने के लिए उस तलवार का उपयोग करने को कहती है जिसने अन्य हथियारों को खा लिया था। अप्रत्याशित रूप से वो जवाब देता है कि उसके पास अब वो तलवार नहीं है, क्योंकि उसने उसे इंस्पेक्शन के लिए उधार दे दिया है, और वो चिढ़ जाती है, उसे लापरवाह कहती है। उसी समय रेड फॉक्स क्लैन के सदस्य दिखाई देते हैं। लाल बालों वाला आदमी जैवान को उसके हथियार के लिए धन्यवाद देता है। मिनो उन्हें कोसते हुए जवाब देती है और जैसे ही दुश्मन हमला करते हैं, वो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ती है। वो एक के सिर पर वार करती है और दूसरे के धड़ को साफ काट देती है। वो तेजी से कई विरोधियों को मार गिराती है, फिर एक को पीछे की ओर लात मारती है। वो बाकी दुश्मनों को खत्म करने के लिए अपने चारों ओर डैगर्स बुलाती है। लाल बालों वाला आदमी कहता है कि जिस पल मीनो ने राक्षसों को यहां फुसलाया था, तभी से उसे संदेह था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब वो पूरी तरह आश्वस्त है कि वह कोई और नहीं बल्कि विच ऑफ मैसेकर है। वो जानना चाहता है कि किसने डार्क फॉरेस्ट से एक असैसिन को इस जगह भेजा। वो सीधे जवाब देती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदेश किसने दिया, क्योंकि रेड फॉक्स क्लैन ने पहले ही अनगिनत नॉन अडैप्टर्स का कत्लेआम किया है और बहुत से लोग उन्हें मरते देखना चाहते हैं। वो हंसता है, ये दावा करते हुए कि डार्क फॉरेस्ट क्लैन कभी भी इतनी छोटी बात के लिए हरकत में नहीं आएगा। इससे पहले कि वो आगे बढ़े, उसके डैगर्स अचानक उस पर वार करते हैं, लेकिन वो तुरंत हमले का जवाब देता है। स्पिरिट वेपन को उठाते हुए वो उसे बताता है कि अगर ऐसी बात है तो उसका जीवन यहीं खत्म हो जाएगा। वो अपनी आंखें सिकोड़ती है और वो शांति से समझाता है कि वो अकेला नहीं आया, क्योंकि वो अपने साथ बैकअप लाया है। आसपास देखने पर उसे समझ आता है कि उसका क्या मतलब है, और वो तुरंत गौर करती है कि उनमें से हर कोई कम से कम फर्स्ट स्टेज अडैप्टर है। जब वो गिनती है तो वे कुल 40 हैं। लाल बालों वाला आदमी आगे कहता है कि विच ऑफ द डार्क फॉरेस्ट और एक ऐसे आदमी का सामना करने के लिए जिसने अकेले ही 2 हॉर्न्ड बीस्ट को मार डाला था, इन संख्याओं की जरूरत थी। एक विशाल पंजों वाली आकृति आगे बढ़ती है और उसे इसे एक ऑनर के रूप में देखने के लिए कहती है।
ये नया आने वाला क्लांट है जो ब्लैक फॉक्स है, रेड फॉक्स क्लैन का स्वामी और एक थर्ड स्टेज अडैप्टर जो घोषणा करता है कि रेड फॉक्स क्लैन का आधा हिस्सा उसे मारने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है। वो जवाब में एक उपहासपूर्ण मुस्कान देती है और जैवान की ओर मुड़ती है, उसे एक पल देने के लिए कहती है। उसकी ओर कुछ फेंकते हुए और भागने का निर्देश देते हुए वो उसे पकड़ता है और उसे अपनी हथेली में एक स्टोन ऑफ नाइटमेयर मिलता है। उलझन में हमारा लड़का पूछता है कि ये क्या है। वो समझाती है कि ये वास्तव में एक स्टोन ऑफ एस्केप है जो उसे निकटतम फोर्ट्रेस में पहुंचा देगा, लेकिन उसके पास केवल एक ही है। वो एक पल के लिए चुप रहता है, फिर पूछता है कि क्या उसे मौका मिले तो वो अतीत में वापस जाना चाहेगी। वो शांति से कहती है कि वो कभी वापस नहीं जाएगी। अगर वो यहां मरती है तो ये सब सार्थक होगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं जाएगी। जैवान उसे देखता है और भरोसा दिलाता है कि वो आज नहीं मरेगी। फिर वो आगे बढ़ता है, अपनी दूसरी तलवार से दुश्मनों पर वार करता है और उन्हें एक एक करके मार गिराता है। उसके ठीक बाद एक भारी हमला युद्ध के मैदान में होता है क्योंकि फायर किंग अपनी टेक्निक छोड़ता है। फिर भी हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी ताकत से आगे बढ़ता है और ओब्लिवियन का आह्वान करता है जो अवेकनिंग का तीसरा चरण, थर्ड स्टेज है। वो आग और शक्ति की आने वाली लहर को चीरते हुए निकल जाता है। उनके टकराव से शॉकवेव्स पैदा होती हैं जो पूरे मैदान में फैल जाती हैं। भले ही ब्लैक फॉक्स जबरदस्त ताकत के साथ हमला करता है, लेकिन जवाबी हमला उसे पीछे धकेल देता है। जब धूल जमती है तो जैवान ही खड़ा होता है, जिसे लाल बालों वाले आदमी से अपना स्पिरिट वेपन वापस मिल जाता है। एक पल बाद एक मैसिव ब्लू स्लैश युद्ध के मैदान में चीरती हुई निकलती है जो बचे हुए दुश्मनों को तितर-बितर कर देती है। जब मीनो वहां खड़ी सीन को देख रही होती है तब वो उसका नाम पुकारती है। जब वो उसकी ओर मुड़ता है तो वो उसके करीब आती है और उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पूछती है, हालांकि वो जवाब देता है कि वो पहले से ही जानती है। फिर वो पॉइंट आउट करता है कि क्या उसने भी अपनी मेमोरी खो दी है, जिससे वो अनईजी हो जाती है। फिर वो अपने प्रेशियस स्टोन की वापसी की मांग करती है, हालांकि वो मेंशन करता है कि उसने उसे खो दिया है। उसकी आवाज़ तीखी हो जाती है क्योंकि वो सवाल करती है कि वो इतनी वैल्यूएबल चीज़ कैसे खो सकता है। फिर भी वो बस उससे कहता है कि वो इसे खुद सर्च कर ले। बाद में मीनो बिल्कुल वैसा ही करती है। जो कुछ भी वो कर सकती है उसे पलट देती है, लेकिन पत्थर गायब ही रहता है, जिससे उसे एक स्ट्रेंजर को प्रेशियस स्टोन देने पर रिग्रेट होता है। जब वो और प्रेस करती है तो वो अंततः कहता है कि वो एक ह्यूमन है। वो उसे देखती है और पूछती है कि क्या वो सीरियस हो रहा है। वो ये पूछकर जवाब देता है कि क्या वो खुद ह्यूमन है। जब वो मानती है कि वो है तो वो उसे बताता है कि उसके लिए इतना ही काफ़ी है। वो उसके पास बैठ जाती है, इंटरनली एडमिट करती है कि शायद वो सही है क्योंकि ये काफ़ी है कि वे दोनों ह्यूमन्स हैं। अगली सुबह मीनो जवान से पूछती है कि क्या उसे वास्तव में कभी केओस में आने या ग्रेट रेल्म में कदम रखने की याद नहीं है। जब वो जवाब देता है कि उसे नहीं है तो वो एडमिट करती है कि वो उससे एनवियस है। वो ये भी बताती है कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं क्योंकि उनका अराइवल हमेशा उन मेमोरीज से जुड़ा होता है जिन्हें वे इरेज करना चाहेंगे। वो सवाल वापस घुमाता है और वंडर करता है कि वो यहाँ कैसे आई। वो अचानक चलना बंद कर देती है और उसे वॉर्न करती है कि उसे बाद में ये पूछने पर रिग्रेट होगा। अंततः वे गोर्गोन फोर्ट्रेस पहुंचते हैं। जैसे ही वे एंटर करते हैं, जवान पास में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर देखता है और रियलाइज करता है कि ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे एक समनिंग सर्कल उसने टावर की पहली मंजिल पर देखा था। वो करीब जाता है और तभी एक रेड लाइट फ्लेयर होती है। अंदर डरे हुए लोगों की भीड़ दिखाई देती है जो चिल्ला रहे हैं और मदद की भीख मांग रहे हैं। मीनो ग्रुप पर नजर डालती है और रिमार्क करती है कि कितने सारे लोग एक साथ आए हैं। वो मेंशन करती है कि वो इसी तरह केओस में पहुंची थी और केओस में किसी से भी ये न पूछें कि वे कैसे पहुंचे। फिर वो उसे डेड वर्ल्ड ऑफ केओस में वेलकम करती है। जल्द ही यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स अंदर आते हैं और कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। नए लोगों को लाइन में लगने और स्पीच हॉल की ओर जाने का आदेश देते हैं। एक ऑफिसर कपड़े बांटता है और एक आदमी को बहुत वीक और स्किनी दिखने के लिए पॉइंट आउट करता है। मिनो ऑफिसर जेम्स के पास जाती है और वो उससे नॉर्थ चेक पॉइंट पर होने के बारे में सवाल करता है। वो जवाब देती है कि वो केवल वहां से गुजर रही थी और बस एंट्री चाहती है कि नए नियमों के अनुसार अब एक सर्टिफिकेट की जरूरत है। जब वो जवान की ओर देखती है तो वो पूछती है कि क्या उसके पास उसका सर्टिफिकेट है। हैरानी की बात है कि वो सिर हिलाता है, जिससे उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। इसलिए वो जेम्स से क्लेम करती है कि वो अपना सर्टिफिकेट भूल गई है। खुद को कवर करने के लिए वो जेम्स को 2 हॉर्न बीस्ट हॉर्न दिखाती है और पूछती है कि क्या वो काम करेगा। एक पल के बाद वो एग्री हो जाता है। जेम्स फिर जवान के सर्टिफिकेट की मांग करता है, लेकिन वो उसे स्ट्रैट बता देता है कि उसके पास एक भी नहीं है। माइनो हिंट देती है कि वो मदद कर सकती है अगर वो पूछे, लेकिन जेम्स उसे कट कर देता है और इंसिस्ट करता है कि बिना पेपर्स के कोई अंदर नहीं जाएगा। जवान एक्नॉलेज करता है और अपने बैकपैक में कुछ ढूंढना शुरू कर देता है। इससे मीनो को लगता है कि उसने गार्ड्स को मारने का फैसला किया होगा।
इसलिए वो तुरंत हमारे हीरो और जेम्स के बीच आ जाती है क्योंकि वो पैनिक करते हुए कुछ समझाने वाली होती है। हालांकि एक कमांडिंग वॉइस उसे कट कर देती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। सोल्जर्स सभी फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि वर्दी में एक आदमी दिखाई देता है, चीफ कार्ल्टन, वो जो चेकपॉइंट मैनेज कर रहा है। वो जेम्स के पास जाता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। जेम्स जवान की ओर इशारा करता है और कहता है कि वो बिना सर्टिफिकेट के प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। कार्ल्टन संकोच नहीं करता और कहता है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के बिना एंट्री इम्पॉसिबल है। वो समझाता है कि इंस्पेक्टर को किसी भी ऐसे व्यक्ति को रिफ्यूज करने की परमिशन है जिसके पास ये नहीं है। वो फोर्ट्रेस के कानूनों को पढ़ना भी शुरू कर देता है और सभी को घुटनों के बल बिठाने के लिए अपने लीगल कोड स्किल का उपयोग करता है। जेवान अपने और मीनो से उसके लीगल कोड स्किल बैरियर को काटने के लिए अपनी ब्लेड का उपयोग करता है। वो कार्ल्टन को रोकता है और पूछता है कि वास्तव में सर्टिफिकेट पर क्या है। कार्ल्टन कहता है कि इसमें व्यक्ति की आइडेंटिटी, रिकॉर्ड्स और स्किल डेटा होता है। जवान जवाब देता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वह उसे अपने बारे में कुछ भी दिखाने से मना करता है। चीफ कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसका लीगल कोड हमारे प्रोटोगोनिस्ट पर काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो उसे कानून के तहत डिटेन करने का फैसला करता है और सिल्वर रिस्ट्रेंट नामक स्किल का उपयोग करके चेन्स को समन करता है। जंजीरें आगे बढ़ती हैं और जयवान के चारों ओर लिपटने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमारा लड़का तब तक रेजिस्ट करता है जब तक कि वे टूटकर अलग नहीं हो जाती। हर गार्ड शॉक में फ्रीज हो जाता है। कार्ल्टन जानना चाहता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। उसके बाद हमारा हीरो मीनो जैसा ही काम करने का फैसला करता है, जिससे उसे याद आता है कि उसने हॉर्न का उपयोग करके जेम्स को ब्राइब दी थी। दूसरी ओर जेम्स पीला पड़ जाता है क्योंकि वो वही था जिसने ब्राइब एक्सेप्ट की थी। जयवान अपनी चीजों में हाथ डालता है, कुछ बाहर निकालता है और कार्ल्टन को थमा देता है। इस बीच जेम्स उसे एग्जीक्यूशन के लिए चिल्लाता है, लेकिन कार्ल्टन उसे साइलेंस कर देता है और जवान से सीधे पूछता है कि क्या वो उसका नाम है। जब जवान हाँ कहता है तो कार्ल्टन उसे देखता है और डिक्लेयर करता है कि वो ग्रीन्स का मैसेंजर है। डिवाइस मीनो के ऊपर से गुजरती है और वार्निंग देती है कि उसका सोल करप्शन सेफ लिमिट पार कर गया है। उसे बताती है कि उसे मेडिसिन लेने की जरूरत है। अगला, कार्ल्टन जेवान के पास जाता है और कहता है कि यह उसके करप्शन लेवल की जांच करने का समय है क्योंकि वो स्कैनर निकालता है। मशीन पहले ग्रीन, फिर ऑरेंज और अंत में रेड फ्लैश होती है, इससे पहले कि रीडिंग अचानक फेल हो जाए। उसके ठीक बाद डिस्प्ले पर नंबर सीधे 0 पर गिर जाता है और फिर वो सोल स्टोन वापस कर देता है। हमारा लड़का पूछता है कि क्या वो इसे नहीं चाहता, लेकिन कार्ल्टन उसे मैसेंजर ऑफ द ग्रीन कहता है और उसे वार्न करता है कि ऐसे पत्थरों को कभी भी लाइटली ना दे। हमारा प्रोटोगोनिस्ट जवाब देता है कि वो किसी का मैसेंजर नहीं है और बिल्कुल भी ग्रीन्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन कार्ल्टन जवाब देता है कि वो पहले से ही जानता है। बाद में मीनो और हमारा हीरो फोर्ट्रेस की ओर बढ़ते हैं। जेम्स उन्हें पीछे से देखता है और पूछता है कि क्या उन्हें जाने देना वास्तव में वाइज था। वो अपना एक ग्लव निकालता है और अपना जला हुआ हाथ दिखाता है, जो उस मैजिक स्टोन का इफेक्ट था जो हमारे हीरो ने उसे दिया था। वो समझाता है कि केवल एक ग्रीन ही बिना करप्शन में गिरे इसे कैरी कर सकता है, जबकि कोई भी अन्य व्यक्ति इसके द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। वो पॉइंट आउट करता है कि जवान बिल्कुल भी ग्रीन जैसा नहीं लगता, फिर भी उसने बिना किसी प्रॉब्लम के स्टोन को हैंडल किया। जेम्स पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है। कार्ल्टन कहता है कि वो उस आदमी पर ट्रस्ट नहीं करता है, बल्कि केवल उसकी सोल पर, क्योंकि डिवाइस कभी फेल नहीं होती है। एकमात्र समय जब ये रीड नहीं कर सकता है वो तब होता है जब कोई सोल पूरी तरह से प्योर होती है। वो स्टेट करता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट की सोल पूरे केओस में सबसे प्योर है। जब जेम्स उनके मास्टर की कंडीशन के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या ये कनेक्टेड है, तो कप्तान कहता है कि वो नहीं जानता। हालांकि वो गेट पर ब्राइब्स लेने की अफवाहें लाता है और जेम्स फ्रीज हो जाता है, ये महसूस करते हुए कि वो पकड़ा गया है। इस बीच गेट के अंदर हमारा लड़का मीनो को अंदर लाने की प्रोसेस के बारे में सोचता है, याद करते हुए कि कैसे कार्ल्टन ने रेगुलेशंस लिस्ट किए और उसे बताया कि वो उसे केवल इसलिए जाने देगा क्योंकि जवान ने पूछा था। उसने उसे वार्न किया था कि वो दोबारा कभी ब्राइबरी ट्राई न करे। फिर वो जवान को बताता है कि वो जल्द ही रिकवर हो जाएगी। जब वे एक पुल पर पहुंचते हैं तो हमारा हीरो किसी से पूछता है कि क्या वे उसकी स्पिरिट सॉर्ड को हैंडल करने के लिए काफी स्किल्ड ब्लैकस्मिथ को जानते हैं, लेकिन वो अजनबी कहता है कि उन्हें डाउट है कि कोई इतना स्किल्ड है। अपनी स्पिरिट सॉर्ड दिखाते समय कोई उसे पुल के नीचे एक स्लाई स्माइल के साथ देखता है। बाद में मीनो अंततः रिकवर हो जाती है क्योंकि वो नोटिस करती है कि वे इस समय तक शहर में काफी डीप पहुंच चुके हैं। फिर जेवन उससे कहता है कि वो अपने रास्ते जाए। वो सरप्राइज में रुक जाती है और जानना चाहती है कि उसके कहने का क्या मतलब है। वो उसे रुकने के लिए चिल्लाती है। वो उसे बताता है कि उसे फोर्ट्रेस तक पहुंचाना ही काफी था और वो यहां से उसे केवल स्लो ही करेगी। वो स्टेट करता है कि वो और वो अलग हैं। हालांकि मीनो उसके पीछे दौड़ती है, इंसिस्ट करते हुए कि वो टाउन को नहीं जानता और ट्रबल में पड़ जाएगा। वो जवाब देता है कि वो बस डायरेक्शंस मांग सकता है,
लेकिन वो चिल्लाती है कि उसे उससे पूछना चाहिए क्योंकि वो यहाँ के रास्ते किसी और से बेहतर जानती है। तभी हमारा लड़का अंततः उसे बताता है कि वो एक ड्रीम डीमन की तलाश कर रहा है। मीनो जल्दी से कहती है कि शायद वो जानती है कि ड्रीम डीमन कहाँ है और उसे गाइड करने का ऑफर देती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एग्री हो जाता है, लेकिन समझाता है कि उन्हें पहले किसी और चीज से डील करना होगा। आगे पुरुषों का एक ग्रुप नजर आता है और उनमें से एक पॉइंट आउट करता है कि उन्होंने अपना टारगेट पा लिया है। वे स्पिरिट सॉर्ड के बारे में पूछते हैं, लेकिन मीनो उन्हें वार्न करती है कि इससे पहले कि चीजें मैसी हों वे चले जाएं। दुश्मन का लीडर वार्निंग देता है कि तलवार सरेंडर करना ही नुकसान से बचने का एकमात्र तरीका है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना स्पीच पूरा कर पाता, मीनो उस पर वापस चिल्लाती है, उनके सबसे छोटे वाले की ओर इशारा करती है जो वास्तव में एक जायंट मैन है। उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए जायंट नीचे पैर पटकता है और अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन हमारे लड़के की ब्लेड उस पर स्लैम करती है, उसका हाथ काट देती है। जवान उनसे कहता है कि अगर वे वाकई लड़ने वाले हैं तो उन्हें जल्दी करनी चाहिए। पूरा ग्रुप आगे चार्ज करता है और हमारा तलवारबाज उन सभी को एलिमिनेट करने के लिए एक साथ मूव करता है। जवान अपनी तलवार पोंछता है, जबकि मीनो बस उसे घूरती रहती है, ये समझने की कोशिश करती है कि उसने उन सबको सिर्फ स्टैबिंग से कैसे हरा दिया। वे ट्वाइलाइट स्मिथी पहुंचते हैं और मिनो एक्सप्लेन करती है कि यह जगह वास्तव में एक ड्रीम डीमन की है। वो उसे एक हेविली रीइंफोर्स्ड डोर तक ले जाती है और एक वर्कर बाहर आकर उन्हें बताता है कि यदि वे कुछ सबमिट करने के लिए यहाँ आए हैं तो इसमें कुछ टाइम लगेगा क्योंकि मेन वर्कशॉप मैनेजर आसपास नहीं है। अब केवल वाइस मैनेजर बचा है जो अन्य वर्कर्स के लिए टेस्ट रन करने में बिजी है। अंदर एक मैसिव मैन प्रशिक्षुओं से घिरे एक टेबल के पास खड़ा है और उस पर क्वाड हॉर्न के हॉर्न से बनी तलवार रखी है। वो आदमी माइकल गर्नार्ड शॉप का वाइस मैनेजर है और समझाता है कि ब्लेड कंप्लीट है, लेकिन उन्हें इसे ठीक से फिनिश करने के लिए हिल्ट के माध्यम से एक होल ड्रिल करने की जरूरत है। अप्रेंटिस सभी खुद को प्रूव करने के मौके पर कूद पड़ते हैं, लेकिन वह उन्हें स्ट्रैट वॉर्न करता है कि निशान छोड़ना भी लगभग इम्पॉसिबल है। वो प्रॉमिस करता है कि जो कोई भी इसे करने में मैनेज होगा वो दिन के लिए वाइस मैनेजर के रूप में एक्ट कर सकता है। वे एक एक करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई भी सक्सीड नहीं होता है और एक तो अपना टूल ही तोड़ बैठता है। माइकल ग्रुप को मॉक करता है, उन्हें वीक कहता है और बेकार होने के लिए उन्हें डांटता है। अटेम्प्ट्स जारी रहते हैं जब तक कि बाहर ग्रीट करने वाला एक वर्कर ट्राई करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। हमारा प्रोटोगोनिस्ट आगे बढ़ता है, कहता है कि वो इसे ट्राई करना चाहता है। इससे पहले कि वो खत्म कर पाता, जवान एक उंगली से ब्लेड को एक बार टैप करता है और वो तुरंत क्रैक होकर बिखर जाती है। हर कोई शॉक में फ्रीज हो जाता है और माइकल गुस्से में चिल्लाने लगता है कि वो इतनी वैल्यूएबल चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए पागल है और मांग करता है कि वो क्लाइंट को क्या बताएगा। जवान जवाब देता है कि वो आराम से पेश आया, ये कहते हुए कि इसे पूरी तरह से तोड़ना और भी आसान होता, और फिर कैजुअली कंधा उचकाता है और अपॉलॉजी मांगता है। वाइस मैनेजर बिल्कुल भी काम डाउन नहीं होता है और चिल्लाता है कि असारी कुछ भी फिक्स नहीं करने वाला है, खासकर जब क्वाड हॉर्न का हॉर्न रिप्लेसेबल था। तभी जवान अपने बैकपैक से दूसरा हॉर्न निकालता है और हर कोई उसे तुरंत पेंटाहॉर्न के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेता है। माइकल इसे और करीब से स्टडी करता है और रियलाइज करता है कि ये ग्रैंड का है। कमरा शांत हो जाता है और जब जेवान पूछता है कि क्या ये काफी अच्छा है तो माइकल बस सिर हिला देता है। चीजों के फ्लिप होने के साथ हमारा लड़का पूछता है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए उसकी स्मिथी का उपयोग कर सकता है और माइकल वर्कर्स को दरवाजे बंद करने का आदेश देता है। यह जबकि माइकल ट्वाइलाइट स्मिथी का पूरा टूर देना शुरू करता है, लेकिन जवान अपना वेपन निकालता है और माइकल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। यह फ्रॉस्ट ड्रैगन सॉर्ड रेप्लिका जैसा दिखता है, लेकिन जब वो ग्रेनाइट हॉर्न को पकड़ने की कोशिश करता है तो तलवार हिंसक रूप से रिएक्ट करती है, एनर्जी का एक बर्स्ट रिलीज करती है और हॉर्न को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। माइकल को मौके पर ही रियलाइज हो जाता है कि ये वास्तव में एक स्पिरिट वेपन है और अंदर का ऑरा एक हाई टियर रेस का है। वेपन सबके सामने शेप बदलना शुरू कर देता है जैसे जैसे वो इवॉल्व होता है, और एक बार जब ये फिनिश होता है तो सारा मटेरियल चला जाता है। हमारा लड़का बस कहता है कि उसके पास एक और है और दूसरा हॉर्न थमा देता है। माइकल क्लियरली देखता है कि ये एक 5 हॉर्न बीस्ट का है और जवान पूछता है कि उसे टेम्पररी वाइस मैनेजर के रूप में आगे क्या करना चाहिए, ये कहते हुए कि वो माइकल की स्मिथिंग स्टाइल देखना चाहता है। आदमी पूछता है कि क्या उसके पास कोई डिजाइन है, लेकिन जवान उसे डिसाइड करने के लिए कहता है। माइकल अंततः खुद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करता है और उसे अपना बेस्ट वर्क दिखाने का प्रॉमिस करता है। गोर्गन के प्राइम मिनिस्टर जोर्गन चुवर ड्रिंक लेकर पीछे बैठते हैं, उनकी आंखें उनके सामने घुटने टेकने वाले आदमी पर टिकी हैं। आदमी खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, कहता है कि बैकस्ट्रीट गैंगस्टर्स के मैसेकर के बाद उसने किसी तरह टारगेट खो दिया। जोर्गन सवाल करते हैं कि वैसा कोई व्यक्ति बस वैनिश कैसे हो सकता है। फिर अचानक सब ब्लैक हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक रूफटॉप पर पाया और उसे याद नहीं था कि बीच में क्या हुआ। जोर्गन कंक्लूड करते हैं कि टारगेट कम से कम 5th स्टेज अडाप्टर होना चाहिए।
इसे ध्यान में रखते हुए वो सिटी वाइड सर्च का आदेश देते हैं। इस बीच एक नॉइसी टावर्न में एक फ्लोटिंग स्क्रीन सायरन को टॉप 10 होस्ट करते हुए दिखाती है। वो अनाउंस करती है कि फाइनल वीडियो का टाइम आ गया है। फुटेज चलती है। ये 99वीं मंजिल का फेमस सोलो क्लियर है, जिसमें एक अकेली आकृति इतनी तेज चल रही है कि वो बस एक ब्लर है। एक संरक्षक वंडर करता है कि उस आदमी का क्या हुआ, जबकि दूसरा जोक करता है कि सभी लॉर्ड्स उसे प्यार करते हैं। बियर मांगता है और बारटेंडर उसे डालना शुरू ही करता है कि तभी दूर जोर से खुलने पर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबकी निगाहें मीनो की ओर मुड़ जाती हैं, जो अंदर प्रवेश करती है। लंबी और फायरी, वो सीधे काउंटर की ओर बढ़ती है। वो एक सीट लेती है और इससे पहले कि कोई बोल पाता, एक आदमी उसके पास आता है और उसके लुक्स की तारीफ करने लगता है। एक ग्लेयर और डार्क एनर्जी के प्रभाव के साथ वो उसे जाने के लिए कहती है और काउंटर पर एक गोल्ड पीस फेंकते हुए इतनी अल्कोहल मांगती है कि वो नॉकआउट हो जाए। बाद में वो अचानक जॉन के बारे में चिल्लाने लगती है, इस बात पर वेंटिंग करते हुए कि वो कितना फुल ऑफ हिमसेल्फ है, जब तक कि बारटेंडर आह भरते हुए ये नहीं कह देता कि हर कोई पहले ही उसके बारे में बहुत सुन चुका है। तभी क्लेयर, जो टैवर्न ओनर है, दखल देती है। वो पूछती है कि मीनो इतनी ड्रामेटिक क्यों हो रही है, जबकि वो अभी तक ड्रंक भी नहीं है, और सवाल करती है कि वो उस इंसान के साथ क्यों रहती है जिसे वो हेट करने का दावा करती है, लेकिन एडमिट्स करती है कि हर बार जब वो जेवान को देखती है तो उसके अंदर कुछ इग्नाइट्स हो जाता है। वो याद करती है कि कैसे हमारा प्रोटैगनिस्ट सीधे कियोस के बीच चला गया था, सॉर्ड स्विंगिंग, बिना किसी हेजिटेशन के सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो इस याद को नहीं भुला पा रही कि उसने उसकी तरफ कैसे देखा था, और उसके शब्दों को दोहराती है कि वे डिफरेंट हैं। उसे याद है कि उसने पूछा था कि अगर उसका सामना कभी नाइटमेयर से हुआ तो वो क्या करेगा, और जानू ने सिर्फ इतना कहा कि समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगी। वो शिकायत करती है कि वो हमेशा उसे ब्रशेज ऑफ कर देता है और सबको लुक्स डाउन करता है। क्लेयर आह भरते हुए उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है, हमारा हीरो बस इमेच्योर है। वो मीनो को अपनी डिस्टेंस बनाए रखने की चेतावनी देती है। माइनो बहस करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेयर के एक्सप्रेशन हार्डन्स हो जाते हैं। डोरवे रोशनी से चमक उठता है। हवा को चीरती हुई एक ब्लेजिंग स्ट्रीक सीधे काउंटर की ओर आती है। वो सही समय पर मुड़कर एक ग्लोइंग गोल्डन बर्ड को पकड़ लेती है, जो उसके हाथों में एक सील्ड लेटर गिरा देता है। मीनो उस वैक्स सील को देखती है और पहचान जाती है कि ये कार्ल्टन हावियर का पत्र है, जो माइंड ऑफ द डार्क फॉरेस्ट को संबोधित है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जब उसका शार्प क्लॉड हैंड झपटकर उसकी रिस्ट पकड़ लेता है। मीनो स्मर्क्स करते हुए मान लेती है कि वो वही है, लेकिन वो आदमी उसे अपनी ओर यांक्स करता है और कहता है कि उसके पास उसके लिए एक जॉब है और उसे सुनना ही होगा, चाहे वो चाहे या न चाहे। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी ओर नीचे देखता है और माइकल को याद दिलाता है कि उसे तलवार की स्मेल्टिंग करनी थी, और अगर वो वास्तव में मदद करना चाहता है तो उसे फॉलो थ्रू करना चाहिए। माइकल बार बार अपने टूल से हॉर्न पर वार करता है, लेकिन वो कितनी भी जोर से वार करे, उस पर एक फेंटेस्ट मार्क तक नहीं पड़ता। इससे पहले कि क्राफ्ट्समैन कुछ रिएक्ट कर पाता, हमारा लड़का उसका सिर पकड़ लेता है और उसे अवेकनिंग के पहले स्टेज को इग्नाइट करने के लिए मजबूर करता है, जिसे डाउट कहा जाता है। फिर बिना रुके वो उसे दूसरे स्टेज अंडरस्टैंडिंग में ले जाता है, जो माइकल की आंखें खोल देता है कि वास्तव में उसके सामने क्या खड़ा है। उनके सामने मौजूद हॉर्न से अचानक एक अननेचुरल मैटर रिसने लगता है और माइकल लड़खड़ाकर पीछे हट जाता है। अंधेरे में से धीरे धीरे एक पेंटाहॉर्न बाहर निकलता है। वो अचानक इतनी जोर से जमीन से टकराता है कि माइकल और हमारे प्रोटैगनिस्ट दोनों के चारों ओर की धरती फट जाती है। फाइटर उस पर चिल्लाता है और मांग करता है कि वो खुद को संभाले और वास्तव में फाइट करे अगर वो कुछ भी करने का इरादा रखता है। वो उस बीस्ट को देखता है, सदमे में ये महसूस करते हुए कि ये उसका ट्रू फॉर्म है। मटरिंग करते हुए वो दूर की ओर भागता है और अचानक एक सडन ब्लर में माइकल डोरवे से बाहर निकलता है, मदद के लिए चिल्लाते हुए। लेकिन तभी वो स्टॉप कोल्ड हो जाता है जब वो अनडेड क्रीचर्स की एक एंडलेस फ्लड को देखता है, जो उसे वाइस मैनेजर बुला रहे हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे रिकवर होने का मौका नहीं देता। माइकल का हैमर उठाकर वो आगे बढ़ता है और पेंटाहॉर्न के हॉर्न पर प्रहार करता है, इस ओपनिंग का उपयोग करके, और करीब पहुंच जाता है। वो स्ट्राइकिंग रेंज में तेजी से घुसता है, झपटते हुए जॉज से बचकर निकलता है, और जब बीस्ट फिर से हमला करता है, वो पहले से ही वहां होता है। अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसका फिस्ट उसके चेहरे की ओर मारता है, और केओस जारी रहने पर माइकल की रोर भी उसमें शामिल हो जाती है। बाद में बाहर माइकल पूछता है कि क्या जवान बस यूं ही चला जाएगा, और दूसरा जवाब देता है कि यहां उसकी रोल पूरी हो गई है। माइकल तलवार को नाम देने की पेशकश करता है, उसे डॉग बुल बुलाते हुए। और जब हमारा हीरो पूछता है कि क्या इसका अर्थ लोन हीरो है, तो माइकल जोर देकर कहता है कि ये परफेक्ट नेम है। बाकी लोग उसे फेयरवेल देते हैं, लेकिन अचानक माइकल फिर से पुकारता है, ये जानने की जिद करते हुए कि वो जेवान की दुनिया में कैसा दिखता है। हमारा लड़का पीछे मुड़ता है और एक साधारण जवाब के साथ कहता है कि वो ह्यूमन जैसा दिखता है। जैसे ही जवान आगे बढ़ता है, वो देखता है कि मीनो उसका पीछा कर रही है।
जब वो सीधे तौर पर पूछता है कि क्या वो है, तो वो सीधा जवाब देती है कि उसकी प्लान उसे मारने की है। वो फ्लिंच नहीं करता और केवल ये पूछता है कि उसे इससे क्या हासिल होने की उम्मीद है। वो उसे क्लोथिंग की एक छोटी पोटली थमाती है, क्योंकि वो उसे ऐसे कपड़ों में देख देख कर थक गई है। फिर वो पूछती है कि अब वो क्या करने का इरादा रखता है, क्योंकि वो ड्रीम डीमन का पता लगाने में विफल रहा है। और एक बार जब वो ऐसा कर लेगा तो उसकी प्लान ट्री ऑफ इमेजरी की ओर जाने और अबिस में जाने वाले पाथ को खोजने की है। वो उस पर फिर से दबाव डालती है, सवाल करती है कि वो इतनी दूर क्यों जाएगा, और वो बस पूछता है कि क्या वो वास्तव में इतनी क्यूरियस है। मीनो कहती है कि वो यहाँ के लोगों को ह्यूमन के रूप में नहीं देखता। शायद वे उतने मजबूत या बहादुर नहीं हैं, लेकिन वे अभी भी उसकी तरह ही ह्यूमन हैं। जॉन को उसके साथ बिताए पल याद आते हैं, और अपने अवेकनिंग स्किल का उपयोग करते हुए वो उसके ऊपर एक मैसेज देखता है जो किसी भी फूलिश आइडियाज के खिलाफ चेतावनी दे रहा है और वादा तोड़ने पर एक बूढ़ी औरत की जान लेने की धमकी दे रहा है। वो सोचता है कि क्या उन लोगों के पास उस तक पहुंचने के लिए हॉस्टेजेस हैं। इसी बीच एक हुडेड फिगर देख रही होती है। हमारा हीरो विचार करता है कि क्या हॉस्टेज को बचाना रिस्क के लायक है, फिर तय करता है कि ये मीनिंगलेस है, क्योंकि उन्हें बचाने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि सस्पिशन उसे इस दुनिया की सच्चाई दिखाता है जहां नंबर्स और डेटा सब कुछ कंट्रोल करते हैं और लोग ऊंचे नंबर्स के लिए अपनी आत्माएं बेच देते हैं। अचानक वो उनके बीच की दीवार को तोड़ देती है और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है। मेनो घोषणा करती है कि उनका साथ में काम करना खत्म हुआ, ये कहते हुए कि वो उसके जैसे पर्पस वाले किसी व्यक्ति के पीछे नहीं चलेगी। जान उसे देखता रह जाता है जब वो मुड़कर चली जाती है, खुद से ये स्वीकार करते हुए कि अब वो ह्यूमन लग रही है। इसके बाद अपने अवेकनिंग स्किल के माध्यम से हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने पीछे मौजूद क्लोक्ड फिगर की बातें सुनता है, जो माइनो को धोखा देने के लिए कोस रहा है, और स्वीकार करता है कि वे ड्रीम डीमन को बेकार ही यहां लाए। बाद में मीनो सड़कों पर अकेली चलती है। कुछ समय बाद वो एक दूर धकेल कर अंदर जाती है और किसी से इंतजार कराने के लिए अपॉलोजाइजिंग करती है। एक आवाज जवाब देती है और अंदर एक आदमी खड़ा है, जबकि क्लेयर को एक स्ट्रेंज इंडिविजुअल ने पकड़ रखा है। जा नाम का एक आदमी, जो जा ट्रियो ब्रदर्स में सबसे बड़ा है, पूछता है कि मीनो अकेली क्यों आई और उनका डील क्यों टूट गया। वो उसे बताती है कि जिस व्यक्ति का वे इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका गोल दुनिया को नष्ट करना है। अचानक वो आगे बढ़ती है। स्पीयर्स ऑफ लाइट उसकी ओर चलते हैं और जा हंसते हुए उसे इनसेन कहता है, क्योंकि उसके बगल में शैडोज उभर आती हैं। एक हमला करने के लिए झपटता है, लेकिन वो स्पीयर से उसे रोकती है और रिटेलिएट्स करती है, जिससे उसे झटक कर कमरे के दूसरी ओर फेंक दिया जाता है। वो अपने एलाई को किसी को पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन वो चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो डार्क फॉरेस्ट उनका शिकार करेगा। जय जवाब देता है कि यहां उन्हें रोकने के लिए कोई ब्रांच नहीं है, और कहता है कि किसी के पता चलने से पहले ही वो और क्लेयर मारे जाएंगे। वो हमला करती है, लेकिन दुर्भाग्य से जा ब्लॉक कर देता है और स्नीयर्स करता है कि ये सिर्फ एक और ट्रिक है, उसे चीर डालने का वादा करते हुए। जा अपना वेपन ऊंचा उठाता है, जबकि वह सोचती है कि क्या वो दुनिया को गिरते हुए देखने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहती। उसके प्रहार करने से पहले ही उसे रोक दिया जाता है। जयवान प्रकट होता है। हैरान होकर वो पूछती है कि वो क्यों आया। वो जवाब देता है कि जो कपड़े उसने दिए थे वे फिट नहीं आए। हमारा लड़का अपनी सॉर्ड पकड़ता है और जानना चाहता है कि क्या उनके पास नाइटमेयर है, फिर उन्हें इसे उसके पास लाने का आदेश देता है। एक सोचता है कि क्या हुआन पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका है, जबकि दूसरा उन अफवाहों को याद करता है कि उसने एक बार फोर्ट्रेस को चुनौती दी थी। इस बीच मीनो हमारे लड़के को चेतावनी देती है कि उसके सामने के दुश्मन 4th स्टेज अडैप्टर्स हैं, ऐसे प्रतिद्वंद्वी जिन्हें हल्के में लेना बहुत खतरनाक है। दुश्मन समूह का नेता जाना अपने 2 आदमियों के साथ आगे बढ़ता है, ये घोषणा करते हुए कि वे उसे सबक सिखाएंगे। हालांकि हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत अपनी ब्लेड चलाता है, फिर साइड स्टेप स्मूथली करके वार से बच जाता है। जा तर्क देने की कोशिश करता है कि एक 4th स्टेज अडैप्टर को उसी स्तर का थ्रेट होना चाहिए। क्लेयर अचानक दर्द से चिल्लाती है। एक आदमी अपने साथी को हिचकिचाने नहीं और इसे फिनिश करने के लिए कहता है, कैप्टिव को जोर से मारते हुए। माइनो क्लेयर की ओर मुड़ती है और उससे बस थोड़ी देर और हिम्मत बनाए रखने के लिए कहती है और वादा करती है कि वे उसे बचा लेंगे। वो फिर सीधे जवान की ओर देखती है और पूछती है कि क्या वो ये कर सकता है। हमारा लड़का सोचता है कि वो पूछ ही क्यों रही है, क्योंकि वो केवल नाइटमेयर के लिए आया था, लेकिन फिर भी चिल्लाकर उन्हें जल्दी हमला करने के लिए कहता है। स्केलेटल फिगर्स आगे बढ़ती हैं जबकि क्लेयर रोर्स करती है। हुआन अपनी ग्लोइंग सॉर्ड उठाता है और आकाश में एक शानदार ब्लू बीम निकलती है। बहुत दूर सैनिक प्रकाश के उस पिलर को देखते हैं और कार्ल्टन उसे तुरंत पहचान जाता है, अपने आदमियों को बाहर निकलने का आदेश देते हुए। टैवर्न में वापस एक आदमी चिल्लाते हुए अंदर आता है कि बैरियर टूट रहा है। आदेश दिए जाते हैं और जा को उस जगह को सराउंड करने के लिए कहा जाता है, जवान को पुकारते हुए, जो जवाब देता है कि टाइमिंग परफेक्ट है।
वो सीधे दुश्मन समूह की ओर इशारा करता है और उन पर गोर्गोन आर्टिकल 276 पैराग्राफ 4 को तोड़ने का आरोप लगाता है। जाना तुरंत अपने एक एक्यूजेशन के साथ पलटवार करता है, लेकिन कार्ल्टन रिस्ट्रिक्टर का पक्ष लेता है। अचानक चेन्स जकड़ लेती हैं और कार्ल्टन चेतावनी देता है कि रेजिस्टेंस पॉइंटलेस है। जन्ना चार्जेस फॉरवर्ड फिर भी और हथियार आपस में टकराते हैं जब तक कि नाइट के हथियार के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। जैसे ही कार्ल्टन उसे पीछे धकेलता है वो दूर कूदता है, अपने एलाई को चिल्लाता है, लेकिन और भी चेन्स बाहर निकलती हैं, उसे कसकर जकड़ लेती हैं और उसे जमीन पर पटक देती हैं। ब्रेथलेस वो स्वीकार करता है कि वो सरेंडर कर देगा और कार्ल्टन इसे एक वाइज चॉइस कहता है। जा स्मर्क्स करता है और उसे नाइव कहता है, फिर एक ब्लैक स्फीयर बाहर फेंकता है जो थिक चोकिंग स्मोक में बदल जाता है। बाहर बैंगनी बालों वाला एक आदमी चुपचाप देख रहा है। एक मास्क्ड मैन ने घायल साथी को पकड़ा हुआ है, उसे अपना मास्क ठीक से न पहनने के लिए डांट रहा है। ब्लैक सर्लैंग गमचिन बैंक का एल्डर पूछता है कि क्या वो वाकई इतनी खतरनाक है, लेकिन आदमी अपना सिर हिलाता है और जवाब देता है कि वो नहीं, बल्कि कार्ल्टन असली समस्या है। सर्लैंग उत्साह के साथ जवाब देता है कि काली धुंध में सांस लेना उसके लिए ठीक ही है। वो फिर हमारे हीरो की ओर इशारा करते हुए पूछता है कि वो कौन हो सकता है जब जुवान मीनो को सपोर्टिंग करते हुए टैवर्न से बाहर निकलता है। इस बीच जा उसे देखकर बैफल्ड है कि कोई काली धुंध से सुरक्षित कैसे बाहर निकल सकता है। वो स्वीकार करता है कि उसने बिना एंटेनाज वाले ग्रीन्स का कोई व्यक्ति कभी नहीं देखा। उनका समूह हमारे लड़के के पास आता है, जिससे हमारा प्रोटैगनिस्ट अनईजी हो जाता है और अपनी सॉर्ड निकाल लेता है। हमारा लड़का अपनी शीथ के साथ गार्नाक्स पावर का संचार करता है और अपने दुश्मनों की ओर एक शक्तिशाली एनर्जी ऑरा भेजता है। यह उनमें से कुछ को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है, जबकि अन्य इतनी जोर से टकराते हैं कि वे एक तरफ गिर जाते हैं। उस सर्ज के साथ हमारा हीरो अपने हमले शुरू करता है, कई विरोधियों पर प्रहार करता है और उन्हें जमीन पर गिरा देता है। स्थिति को देखते हुए सर्लांग चिल्लाते हुए भाग जाता है और जा को उससे निपटने के लिए कहता है। जाना सर्लांग को कोसता है, फिर अपने गिरे हुए साथियों की ओर देखता है। हुआन आगे बढ़ता है, डिस्टेंस कम करते हुए, और मांग करता है कि जन्ना ड्रीम डीमन के स्थान का रिवील करे। नाम सुनते ही जा की आंखें डरावनी हो जाती हैं और वो एक चिलिंग वार्निंग देता है कि अगर ये पता चला कि उसने जानकारी लीक की है तो वो मरने की कामना करेगा, और कोई रास्ता न होने पर स्टोन ऑफ फॉलन सोल्स लेता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने पहले भी शहर के लोगों के हाथों में ऐसे पत्थर देखे हैं, वही पत्थर जिन्हें मीनो ने कभी समझाया था कि वे ड्रग्स नहीं हैं, बल्कि उस बढ़ते करप्शन को धीमा करने का एक तरीका है। हालांकि जा का शरीर कन्वल्सिस वायलेंटली होने लगता है, क्योंकि वो अनलीश्ड पावर उसके मांस को मरोड़ती है और उसकी हड्डियों को रीशेपिंग करती है, जब तक कि उसकी जगह कुछ मॉन्स्ट्रस खड़ा नहीं हो जाता। जो चीज उठती है वो एक अनडेड बीस्ट है, जो बेतहाशा ताकत के साथ सड़कों पर दौड़ रहा है और लोगों को एलिमिनेटिंग कर रहा है। अब उस मॉन्स्टर में बदल चुका जाना उस दुनिया की सच्चाई देख सकता है। अब वो हमारे लड़के पर हमला करने के लिए अपने टेंटिकल्स भेजता है, लेकिन जब वो हुआन को ह्यूमन के रूप में देखता है तो वो सवाल करता है कि इस दुनिया में एक ह्यूमन कैसे मौजूद हो सकता है। इस बीच हमारा हीरो सस्पेंशन के साथ भी जाना की असली प्रकृति नहीं देख पा रहा है। फिर भी वो उस पर ध्यान नहीं देता और अपने एनिमी पर फोकस करता है। अपनी स्पिरिट सॉर्ड का उपयोग करते हुए वो तुरंत जाना को मार गिराता है। अपने फाइनल मोमेंट्स में जाना अचानक अपने पास्ट लाइफ की एक झलक देखता है, इससे पहले कि उसका शरीर हवा में बिखर जाए, जिससे हमारा प्रोटैगनिस्ट उम्मीद करता है कि टैवर्न में बचे हुए लोगों से ड्रीम डीमन का पता चल जाएगा। मिनो हुआन को पास न आने की चेतावनी देती है, लेकिन वो बस उसकी तरफ देखता है और नोटिस करता है कि वो बीमार रही है। इससे पहले कि कोई और कुछ कह पाता, एक मास्क्ड मैन अचानक कमरे में घुसता है और कार्ल्टन को पुकारता है, जो जमीन से ही उसे इनर फोर्सेस को सचेत करने का आदेश देता है। इसी बीच मीनो तुरंत हमारे लड़के की ओर मुड़ती है और उसे खुद को मारने के लिए कहती है। वो जोर देते हुए कहती है कि वो उसे मार दे जब तक कि वो खुद के होश में है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे देखता है, ध्यान देते हुए कि वो ह्यूमन है। जैसे ही वो कार्रवाई करने वाला होता है, कोई उसे रुकने के लिए चिल्लाता है। क्लेयर आगे दौड़ती है, उसकी रिस्ट पकड़ती है और जोर देती है कि अभी भी समय हो सकता है। उन्हें मीनो को तुरंत मेडिकल फैसिलिटीज में ले जाने की जरूरत है। वो पूछता है कि क्या वो वास्तव में सर्वाइव कर सकती है, लेकिन जवाब ग्रिम है। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, 4 गॉर्गन्स की ओर से किले में एक अलर्ट गूंजता है, जिसमें घोषणा की जाती है कि अंदर एक अनडेड मैन मिला है और तत्काल इवैक्यूएशन का आदेश दिया जाता है। डर तुरंत फैल जाता है और फिर टोपी पहने हुए एक आदमी मरोड़े हुए मॉन्स्ट्रस फीचर्स के साथ दिखाई देता है। वो जीव एक नागरिक को स्नैचेस कर लेता है। लाल पोशाक में एक आदमी उन अनडेड को एनाहिलेट करने के लिए कदम बढ़ाता है। मेडिकल फैसिलिटी के अंदर क्लेयर जुआन की ओर मुड़ती है, ये सोचते हुए कि क्या वो वही आदमी है जिसका जिक्र मीनो ने किया था। जब ये हो रहा होता है, एक गार्ड पूछता है कि कार्ल्टन के लिए कितनी मेडिसिन बची है। जेम्स तुरंत मांग करता है कि बची हुई हर आखिरी बूंद उसके पास लाई जाए।
जवान देखता है जब दवा दी जाती है, लेकिन भले ही मेडिक जल्दी काम करता है, वो चीफ को प्यूरिफाई करने के लिए कुछ नहीं करती और वे केवल उससे डेस्परेटली टिके रहने की भीख मांग सकते हैं। गुस्से को नजरअंदाज करते हुए जवान कार्लेटन को पकड़ता है और उसे जागने के लिए कहता है, क्योंकि उसे कुछ पूछना है। जेम्स के चिल्लाने पर भी वो नहीं रुकता। आश्चर्यजनक रूप से कार्लटन थोड़ा हिलता है, ऊपर देखता है, उसे पहचान लेता है और फिर एक फेवर मांगने के लिए उसका हाथ कसकर पकड़ता है कि उसे मार दिया जाए। वो जिद करता है कि हमारा लड़का ही अकेला है जो ऐसा कर सकता है, लेकिन जवान पूछता है कि वो इसके बजाय बचाए जाने सेव्ड के लिए क्यों नहीं कह रहा है। कार्लटन समझाता है कि अपनी सोल खोने वालों के लिए यही लॉ है। तभी करप्शन मीटर अचानक 94% तक बढ़ जाता है और उसी क्षण जाहिर, जो ग्रेट डेडमैन एक्सटिंक्शन फोर्स का चीफ एक्सटर्मिनेटर और एक 5th स्टेज अडैप्टर है, अपनी ब्लेड निकालते हुए आगे बढ़ता है। जेम्स तुरंत उसे रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन जाहिर उसे इग्नोर कर देता है। हालांकि जैसे ही वो अपनी ब्लेड चलाने वाला होता है, जवान उसे अपने बारे नंगे हाथ से रोक देता है, जिससे हर कोई चौंक जाता है। जाहिर हमारे लड़के को मामले की अर्जेंसी पर जोर देते हुए समझाता है कि कार्लटन हावियर पहले से ही एक 5th रैंक अडैप्टर है और यदि वो मॉन्स्टर में बदल जाता है तो इसके परिणाम कैटास्ट्रॉफिक विनाशकारी हो सकते हैं। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट एक 5 हॉर्न बीस्ट का हॉर्न पेश करता है। सैवेज होने का मौका न छोड़ते हुए हमारा हीरो उस तथाकथित इंडिस्ट्रक्टिबल हॉर्न को अपने हाथ से कुचल देता है और इसे सीधे कार्लटन और मीनो को खिला देता है। हर कोई अविश्वास में देखता है। जेम्स लगभग रो पड़ता है, ये देखकर कि अंततः कंटैमिनेशन को मैनेज किया जा रहा है। हालांकि मीनो का शरीर दवा के बावजूद प्रक्रिया को रोकने के लिए बहुत कमजोर है और वो अनडेड बन जाएगी। उसकी कंटैमिनेशन 95% तक बढ़ जाती है। इस कारण से जाहिर उसे तुरंत एलिमिनेट करने का निर्णय लेता है। क्लेयर विरोध करती है और जोर देती है कि उन्हें उस डॉक्टर का इंतजार करना चाहिए जो अनडेड स्लैश कर सकता है और वे डिवाइन फिजिशियन को इस तरह के छोटे मामले के लिए नहीं बुला सकते। जैसे ही जाहिर मीनो को एलिमिनेट करने के लिए आगे बढ़ता है, हमारा लड़का उसका रास्ता रोकता है, ये कहते हुए कि वो उसे मारने वाला व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि उसने उसी से ये करने को कहा था। जाहिर के हटने के बाद जवान अपनी सस्पिशन टेक्निक का उपयोग करता है। अचानक वो अपार प्रकाश से घिर जाता है और दूसरे रेल में पहुंच जाता है जो एक इन्फिनिट वाइट बैकग्राउंड है। वो मीनो को बिस्तर पर देखता है जिसे एक छोटा बूढ़ा आदमी देख रहा है। वो आदमी ऊंची आवाज में सोचता है कि बेचारी मीनो के साथ ऐसा किसने किया होगा। बूढ़ा आदमी जवान को अपने पीछे खड़ा देखता है और दंग रह जाता है कि कोई इस रेल में कैसे प्रवेश कर सकता है। वो हमारे हीरो की सोल में प्योरिटी लेकिन पेटीनेस महसूस करता है। फिर भी जेवान उस आदमी की वास्तविक नेचर को देखने के लिए सस्पिशन का उपयोग करने में असमर्थ है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हमला करता है और छोटा आदमी अपने स्वयं के स्लैश से पलटवार करता है। दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब दूसरा व्यक्ति हमले को रोक देता है। अगले ही पल जवान का प्रहार बूढ़े आदमी की ब्लेड को तोड़ देता है, जो एक 4 हॉर्न बीस्ट के क्राउन से बनाई गई तलवार थी। बूढ़े आदमी को रोता देख जेवान टिप्पणी करता है कि उसे पूरा यकीन है कि उसने खुद तलवार तोड़ी है। पता चलता है कि बूढ़े आदमी का नाम चोंग हो है, जिसे डॉक्टर ऑफ डूम या डिवाइन फिजिशियन के नाम से भी जाना जाता है। जवान को याद आता है कि डॉक्टर को महल में व्यस्त होना चाहिए था, लेकिन चोंग हो स्वीकार करता है कि उसे परवाह नहीं है कि वहां क्या होता है। वो बस मीनो जैसी सुंदरी को मरने नहीं दे सकता। हमारे लड़के पर आग बबूला होकर चोंग हो उसे अनडेड स्लैश करने में विफल रहने और अपनी 4 हॉर्न बीस्ट सॉर्ड खोने के लिए दोषी ठहराता है, जिसका अर्थ है कि अब वो मीनो को नहीं बचा सकता। अचानक डॉक्टर की नज़र हमारे हीरो की स्पिरिट सॉर्ड पर पड़ती है और वो तुरंत उत्साहित हो जाता है, इसके स्वरूप की प्रशंसा करता है और पूछता है कि ये कहाँ से आई। हमारा लड़का उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कि क्या उसे ये तलवार इस्तेमाल करने देकर वो मीनो को बचा लेगा। चोंग हो पूरी तरह आश्वस्त है, हालांकि वो इस बात से हैरान है कि कोई अजनबी को इतनी कीमती तलवार कैसे सौंप सकता है। तलवार को उसकी शीत के साथ लेते हुए वो इसकी शक्ति पर अचंभित होता है, जो इसके मालिक के समान है। फिर शीत से एक ऑरा निकलने लगती है और डॉक्टर हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपना स्किल्स दिखाने के लिए रोमांचित है। डॉक्टर चीजों की वास्तविक नेचर को उजागर करने के लिए हमारे लड़के की सस्पिशन के समान कुछ उपयोग करता है। दुर्भाग्य से अनडेड स्लैश पूरा करने से पहले ही डॉक्टर गिर जाता है, ये स्वीकार करते हुए कि उसके पास पर्याप्त माना नहीं है। उसके चेहरे की उदासी बताती है कि इसका क्या अर्थ है, और स्थिति तब और खराब हो जाती है जब जिस रेल में वे हैं वो ढहने लगता है, जो दर्शाता है कि उनके पास समय लगभग समाप्त हो चुका है। डॉक्टर द्वारा बनाया गया मीनो का स्केच धुंधला होने लगता है। हालांकि हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी ब्लेड पकड़ता है, जिससे चोंग हो बेचैन हो जाता है क्योंकि उसे यकीन है कि कोई भी उसके अनडेड स्लैश की नकल नहीं कर सकता। हमारा हीरो उसे इग्नोर कर देता है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का निर्णय लेता है, भले ही वो केवल एक नकल हो। फिर भी डॉक्टर उसे बताता है कि ये बेकार है। कोई सिर्फ एक बार देखने के बाद स्पेल की नकल नहीं कर सकता। वो मीनो की हर फीचर पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उसका स्केच बना सके। विशाल कैनवस पर चलते हुए
वो उसकी मिस्चीवसनेस, उसकी वार्मथ, उसकी ट्रस्टिंग गेज और उस पर छोड़ी गई हर छाप के बारे में सोचता है। वो कुशलता से उसे ड्रॉ करता है, यहाँ तक कि उसकी आंख के नीचे का मोल तिल भी जोड़ देता है। अचानक एक जानी पहचानी आवाज उसे बताती है कि वो आभारी है कि उसने उसका मोल सही बनाया। वे सभी अब रियल वर्ल्ड में वापस आ गए हैं। जाहिर को अभी भी संदेह है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट जैसा कोई व्यक्ति फिजिशियन की तकनीक को दोहरा सकता है, लेकिन बूढ़ा आदमी इसकी पुष्टि करता है। वो समझाता है कि हर कोई अनडेड स्लैश जैसी चीज को नहीं अपना सकता और सीख सकता है। व्यक्ति को स्वयं की तरह अवेकेंड होना चाहिए। अवेकेंड वे हैं जो सिस्टम के नियमों से प्रभावित नहीं होते हैं और उनके कार्य केओस के भीतर संतुलन बिगाड़ सकते हैं। ग्रेट रेल्म के केवल मुट्ठी भर खिलाड़ियों ने ही उस स्थिति को प्राप्त किया है। जाहिर इस बात की पुष्टि चाहता है कि क्या जेवन वास्तव में एक अवेकेंड प्लेयर है, क्योंकि जो उन्होंने पहले चर्चा की थी उसके आधार पर इसका अर्थ है कि फोर्ट्रेस मास्टर को बचाने की उम्मीद है। वे सहमत हैं कि अब ये टॉप प्रायोरिटी है। अचानक इनर सर्कल द्वारा अधिकृत पुरुष टेंट में प्रवेश करते हैं, जिनका नेतृत्व डार्क सोल यूनिट का कप्तान कर रहा है, एक 5th स्टेज अडैप्टर और प्राइम मिनिस्टर के गार्डियंस का प्रमुख। अचानक डार्क सोल कैप्टन हमारे हीरो के सामने घुटने टेकता है, उसे मैसेंजर ऑफ द ग्रीन्स कहता है और अपना परिचय देता है। डार्क सोल कैप्टन उसे उनके साथ महल चलने के लिए कहता है। महल में प्राइम मिनिस्टर युर्गेन हमारे तलवारबाज का स्वागत करता है और अपना परिचय देता है। ज्वान केवल अपना पहला नाम बताता है, जिससे प्राइम मिनिस्टर हंसते हैं और हमारे लड़के को चोंगहो जितना ही रिजर्व्ड पाते हैं। वो फिर पूछता है कि क्या हमारा प्रोटैगनिस्ट वास्तव में ग्रीन्स का प्रतिनिधि है। हमारा हीरो बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिला देता है, जिससे डार्क सोल कैप्टन दंग रह जाता है। इस बीच डॉक्टर बताता है कि हमारा लड़का स्टोन्स ऑफ द फॉलन सोल्स को संभाल सकता है, कुछ ऐसा जो केवल नाकमोंग क्लैन के लोग ही कर सकते हैं। कैप्टन जाहिर अब उत्सुक होकर पूछता है कि उन लोगों का क्या हुआ जिनसे ये पत्थर प्राप्त हुए थे। जैवान कुछ नहीं छिपाता और ये खुलासा करता है कि वे मर चुके हैं। जाहिर दंग रह जाता है, ये सोचकर कि क्या हुआ होगा, और वो जोड़ता है कि वे व्यक्ति ग्रेट रेल्म के ग्रेट फैमिलीज के सदस्य हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट शांति से कहता है कि वो वही है जिसने उन्हें मारा है। जाहिर गुस्से में फट पड़ता है, इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर उसे शांत होने के लिए कहें। जेवन बताता है कि उन्होंने उसका हॉर्न लेने के लिए पहले उस पर हमला किया था, इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस में लड़ाई की। वो स्पष्टीकरण प्राइम मिनिस्टर युर्गेन च्वेर के लिए बिल्कुल सही बैठता है।